चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किसी का एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ए लाइन किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको बताते हैं फिर से। तो इसमें देखिए जो प्रोडक्ट की बात कही जा रही है, इसका प्रोडक्ट कहने का सेंस यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट से है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जैसे अगर मैं कहूँ कि ए क्रॉस बी होता है, तो इसका मतलब है ए कामा बी, और ए आएगा ए और बी आएगा बी से। ओके, तो इसी टाइप से अगर आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर समझना है, तो आप समझिए कि ए बी सी, और ए आएगा ए से, बी आएगा बी से, और सी बिलोंग करेगा सी से। ठीक है, इस प्रकार से। ऐसे ही R1 जो आर्यन लिखा जाता है, आर्यन भी ऐसे ही लिखा जाता है, आर क्रॉस आर क्रॉस आर, आर एनी टाइम तक, एन टाइम तक। ठीक है, तो एन टाइम लिखने पर ये टर्म हो जाता है कि ये बराबर हो जाता है यहाँ से कि x, मान लीजिए कि अगर मैं इसे ऐसे कहूँ, x1 x2 से लेके xn तक, और प्रत्येक xi आएगा r में। ठीक है, तो इसी को जनरलाइज करके जब यहाँ पर इसको चूंकि गया है ना, तो ऐसे अगर अलग चीजें हैं, m1 है क्रॉस m2 है, फिर क्रॉस m3। अगर आई समझ में नहीं आ रहा है कि आई क्या है, तो 1 2 3 से आप समझ लो बस, 1 2 3। ठीक, m4 ऐसे करके m100, फिर ये अनंत तक बढ़ेगा। तो इसमें एलिमेंट किस प्रकार का होगा? इसमें एलिमेंट होगा m1 m2, या इसे ऐसे कहिए, इसे इस प्रकार से कहिए, x1 कामा x2 कामा x3 कामा x4 अनंत तक बढ़ेगा। ए सब बैठे होंगे किसमें, और यहाँ पर कहा जाएगा कि प्रत्येक xi किसमें है, mi में है। ठीक है, इस तरीके से। अ, और इसको दूसरे फॉर्म में भी कहा जा, और इसको सिंपल ऐसे लिखा जा सकता है कि प्रोडक्ट mi और i बिलोंग करेगा i में। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे कि ये x1 कहाँ होगा, x1 तो m1 में होगा, x1 जब भी होगा तो m1 में होगा, x2 कहाँ होगा, m2 में होगा, x3 m3 में होगा, x4 m4 में होगा। तो एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ जो अब प्रत्येक i के करस्पॉन्डिंग है। जैसे कि x1 ये 2 और 3 4 ये सब का सब इसमें है, i में है। मान लीजिए i नेचुरल नंबर ही है, ऐसे है। ठीक है, तो अब एक नया फंक्शन मैं बना रहा हूँ। फंक्शन इस प्रकार से है कि i जो कैपिटल I है, कैपिटल I से जा रहा है यूनियन ऑफ mi में, और I बिलोंग टू कैपिटल I, इस प्रकार का। और इस प्रकार से इसको डिफाइन किया जाएगा कि यहाँ से fi का वैल्यू हो जाएगा xi जो कि mi में है। ठीक है, तो ये जो
फंक्शन है, ये फंक्शन इस प्रकार से है कि आई के अंदर 1 है तो इसमें F1 भरेंगे, या F1 पर वैल्यू क्या आएगी, F1 पर x1 वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार आई के अंदर 2 है तो F2 भरेंगे तो भरेंगे तो xi हो जाएगा। तो अब जो ये फंक्शन है ये पूरा टपल है। इस टपल को चाहे तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इस पूरे टपल को अगर लिखना रहे तो यहाँ पर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि F1 देखिए ऐसे F1 कामा F2 कामा F3 एंड सो ऑन ऐसे बढ़ते जाइए। तो आपको पता है कि F1 का वैल्यू क्या है। F1 का वैल्यू यहाँ पर मैंने कहा x1, फिर F2 का वैल्यू x2, फिर F3 का वैल्यू x3 एंड सो ऑन। इस तरीके से चीजें बनेंगी और ये एग्जैक्टली वैसा है जो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए अब हम किसी भी टपल के करस्पॉन्डिंग एक फंक्शन ले लेंगे कि ये जो टपल है इसके इक्विवेलेंट क्या है, एक फंक्शन है। तो ऐसा ही यहाँ पर ट्रीट किया गया है चीजों को यहाँ पर। ठीक है, ये प्रोडक्ट है और यहाँ पर नीचे एफ है। इसमें कुछ और पूछना है? प्रीति समझ में आ रहा है? यस सर। बोलिए। ठीक यस है, सर, कुछ और पूछे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, ओके। तो ऐसा ही है कुछ, इसमें और कुछ नहीं है। इसमें प्रोडक्ट का मतलब ये मत सोच लीजिए कि गुड़ा है। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब जैसे लिख दिया कि आई बिलोंग टू आई और एम आई, तो यहाँ पर ए नहीं है कि x1 गुड़े x2 फिर गुड़े x3, ऐसा कुछ नहीं है। x4 x5 x6 सबका मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक, यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। 3 चौका 12 पंचे 60 छक्का 360 छक 36 और भी कुछ आएगा। ऐसे नहीं है, ये टपल में है। टपल में है, हम गुणा नहीं कर सकते। एक्चुअली उसके ऊपर ही लिखा हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट जरूर है लेकिन ये प्रोडक्ट में सिंपल वाला प्रोडक्ट नहीं है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जा सकता है, यहाँ पर चीजों को देख लीजिए। यहाँ ऊपर लिखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसलिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में सोचना है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट वैसा ही होता है जैसा कि मैंने भी जस्ट यहाँ पर बताया है कि M1 क्रॉस M2 क्रॉस M3 M4 ऐसे M100 आगे भी रहेगा। और ये सब एक टपल्स में आएंगे और टपल का प्रत्येक जगह पे जो एलिमेंट होगा xi mi में होगा। फिर इसके हिसाब से चूंकि ये 1 2 3 ये 4 ये सब आई में बैठे हैं, आप इसे नेचुरल नंबर ही मान लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो यही मान लीजिए। तो इसके हिसाब से इतनी सारी चीजें यहाँ पर बन गई हैं। और तो ऐसे ही तो आई के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट, चूंकि जो भी एक्स आई है वो तो एम आई में बैठा है ना। तो सारे के सारे एक्स आई जितने भी एक्स आई होंगे, एक्स जे होंगे, एक्स के होंगे, सब के सब यूनियन ऑफ एम आई में होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से 1 के करस्पॉन्डिंग x1, 2 के करस्पॉन्डिंग x2, 3 के करस्पॉन्डिंग x3, ठीक है, जे के करस्पॉन्डिंग एक्स जे, इस प्रकार से सारे एलिमेंट इस यम के अंदर हैं। इसलिए हम यहाँ पर आई से इसके यूनियन में एक मैप डिफाइन कर दिए हैं और इस तरीके यस से सर। हम चीजें बन जा रही हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। सर यहाँ ओके, पे जो हाँ बोलिए बोलिए। सर यहाँ पे जो x1 x2 बन रहा है सर, वो एज अ इनफाइनाइट सेट बन रहा है। हाँ, इनफाइनाइट, ये जो x1 यस कामा सर। x2 कामा x3 x4 है, ये इनफाइनाइट टपल्स में है। इनफाइनाइट टपल्स। यस। हाँ हाँ, ठीक है, क्लियर है सर। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। और सर। हेलो, हाँ सर। बोलिए सर बोलिए। एक बार इसको और समझा दीजिए सर, अब भी जस्ट ज्वाइन किए हैं। एक सेकेंड,
यही प्रोडक्ट फिर से बता दें? नहीं सर, जो आप अभी थ्योरम जो समझा रहे थे वो वाला प्रोडक्ट तो अच्छा कल आपने समझाया था, समझ में आ गया था। अच्छा, तो अभी जो यहाँ पर इसमें जो मैं समझा रहा हूँ यस सर। वही तो समझा रहा हूँ कि जो ये टर्म है, सारे के सारे टर्म, एक सेकंड रुकिए, कोई जोड़ना चाह रहा है। देखिए, वही मैं यहाँ पर ये जैसे कि आप ऐसे सोच लीजिए कि जैसे कोई कह दिया प्रोडक्ट्स ऑफ मॉड्यूल, ठीक है? तो मॉड्यूल में क्या है? मॉड्यूल में M1 है, M2 है, M3 है, यम n तक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर n ही नहीं है, n+1 अनंत तक जाएगा। ये जो पैसे से हो रहा है ना, ये अनंत तक जाएगा। और सबका प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें M1 क्रॉस M2, एक्चुअली ये प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, गुणा वाला प्रोडक्ट नहीं है, जो कि हम लोग हाई स्कूल में मतलब 6 7 8 में 5 में पढ़ते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, वो वाला गुणा नहीं है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें कार्टेशियन छुपा हुआ है। कार्टेशियन कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है गुणा, तो ये क्रॉस टाइप का, तो M1 यहाँ पर M2 क्रॉस फिर M3, ऐसे करके बढ़ाते जाइए पूरा अनंत तक जाइए, ठीक है? तो इसमें एलिमेंट कैसे होंगे? इसमें एलिमेंट होंगे x1 x2 x3 x4, इन्फिनिटी तक तक जाएगा। और फिर प्रत्येक xi किस में होगा? Mi में होगा। बस यही है। और इसको क्या लिखेंगे? इसको तब लिखेंगे, शॉर्टकट लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ Mi, और i बिलोंग करेगा i में, जहां i क्या है? इंडेक्स सेट है। तो इंडेक्स सेट को आप जो भी मानना हो मान लीजिए, ठीक है? तो इस तरीके से ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट को एक और डिफाइन किया गया है कि जैसे कि इसमें आई में क्या है, कि मान रहे हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है? सपोज करिए आई में 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है? तो 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है? इस 1 के करस्पॉन्डिंग x1 आया है, 2 के करस्पॉन्डिंग x2 आया है, 3 के करस्पॉन्डिंग x3 आया है, चौथे के लिए x4 आया है। सिमिलरली तो मैं एक नया इसके जगह पे एक फंक्शन बना दूंगा, जो कहाँ से पास करेगा? जिसका डोमेन क्या होगा? आई से कहाँ पर? चूंकि ए वन को दे क्या देगा? ये फंक्शन 1 के करस्पॉन्डिंग x1 आएगा, 2 के करस्पॉन्डिंग x2 आएगा, ऐसे ही n के करस्पॉन्डिंग xn आएगा, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो ऐसा एक फंक्शन परिभाषित करूंगा जो i से लेके ये x1 x2 ये सब कहाँ है? जैसे x1 होगा m1 में, x2 कहाँ होगा? m2 में, xn कहाँ होगा? mn में होगा। तो इन सबका यूनियन ले लीजिए, mi का यूनियन ले लीजिए, i बिलोंग करा दीजिए कैपिटल I में, ठीक है? इस प्रकार से। और आगे बता दीजिए क्या है? fi बराबर xi, और xi कहाँ है? mi में, इस प्रकार से, ठीक है? तो अब हम किसी भी टपल के करस्पॉन्डिंग सिर्फ f कह देंगे तो आप समझ जाइएगा कि f कुछ खास नहीं है, इसके अंदर इनफाइनाइट टपल है, यहाँ से लेके यहाँ तक इनफाइनाइट टपल है। टपल का मतलब स्थान, कॉमा लगा के, ऐसे ऐसे कॉमा, तो पहले में होगा x1, दूसरे में x2, तीसरे में x3, ऐसे अनंत तक। और x1 कहाँ होगा? ये x1 m1 में होगा, x2 m2 में होगा, m3 में होगा, ठीक है? ऐसे इनफाइनाइट कहाँ होगा? यम इनफाइनाइट में होगा, एक्स इनफाइनाइट। ऐसा नहीं लिख सकते, लेकिन आप समझने के लिए समझिए। तो इस प्रकार से चीजें बनाई गई हैं। तो जनरली जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि प्रोडक्ट का मतलब ये मत समझना कि ये गुणा है, डायरेक्ट गुणा है। जैसे कि अगर इसमें कह दे कोई कि 1 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे बढ़ता चला जाए, तो सबका ये गुणा नहीं करना है। एक कॉमन ये जो है गुणा नहीं होगा, मल्टीप्लाई एक कामा के सेंस में, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेंस में लिखा जाएगा। यही कुछ बताना था या कुछ और पूछना था? सर समझ में आ गई जी, तो कल भी समझ में आया था, आपने कल समझाया था ना। हाँ, तो इसमें कुछ और पूछना है? और पूछना तो जो पूछना है पूछिए, तो फिर बताते हैं। नहीं सर, समझ में आ गया, अब आगे आप बताइए। ठीक है। हेलो सर। हाँ हाँ, बोलिए। वो सर जो कल बताए थे इंटरनल डायरेक्ट सम, हाँ हाँ
तो सर मैंने उसको मैंने पढ़ा था, चीजें कुछ समझ में आ रही थी। तो सर लेकिन वो फील नहीं आ रहा था, जो मतलब वो मुझे फील करना चाहिए था कि मतलब वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे इसमें सर लीनियर सम ऑफ द फैमिली ऑफ द सम मॉड्यूल को ही हम इंटरनल डायरेक्ट सम बोलेंगे ऑफ द एम, ये सर थोड़ा नहीं समझ में आ रहा था। और जो सर उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो भी नहीं सर समझ। यही वाली लाइन ना, को प्रोडक्ट या फिर एक्सटर्नल डायरेक्शन, यही वाली लाइन ना। नो सर, इंटरनल हाँ। डायरेक्ट सम जो कल थोड़ा चर्चा किए थे, मैंने घर पे पढ़ने की अच्छा कोशिश की अच्छा थी, तो कुछ अच्छा अच्छा, यहाँ तक या यहाँ पर जो मैं बताया था कल लास्ट टाइम, जब कल जो लास्ट टाइम पढ़ाया था ना, इसके बाद यस सर। ये वाला ना, ये वाली यस चीज सर, है यही ना। वाला। हाँ ठीक है, मैं यस इसको सर, भी इसमें जो बता। लीनियर सम ऑफ द फैमिली। हाँ हाँ हाँ, मैं इसे भी बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, बताता हूँ, देखिए समझिए पहले। एक्चुअली इसको आप ऐसे समझिए पहले। हम यहाँ पर ना, पहले हम आपको क्या करते हैं कि पहले एग्जाम्पल देते हैं, तब थियरी देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहले थियरी से एग्जाम्पल होता है तो नहीं समझ में आता है। तो पहले हम आपको समझाते हैं इसका थियरी एग्जाम्पल। ठीक है। इसमें देखिए दो चीज का जिक्र किया है कि एक मॉड्यूल है और उसका ये सब क्या है, ये मॉड्यूल है, एंड एन आई बी क्या है, सब मॉड्यूल है। ठीक है। तो हमें एक एक मॉड्यूल लेना है और उसके कुछ सब मॉड्यूल लेना है। तो चलिए अब आप लोग बताइए, यम कोई बहुत ही पहचान वाला ले लेते हैं मॉड्यूल, Z6 ले लेते हैं। इसका चर्चा नीचे एग्जाम्पल में है। 0 1 2 3 4 5 ऐसे से ऊपर बार लग जाएगा। ठीक है। अब बताइए कि इसका सब मॉड्यूल क्या होगा। एक N1 बताइए, एक N2। पहले बताइए कितने इसमें मॉड्यूल बने, कितने सब मॉड्यूल बनेंगे। ठीक है। किसी भी मॉड्यूल के कितने सब मॉड्यूल बनते हैं, तो फाइनाइट केस में क्या है कि दो टाइप का केस यहाँ पर आप। हाँ, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? अगर बोलना चाह रहा है तो बोलिए। इसमें थ्री सब मॉड्यूल बनने चाहिए। इसमें कितने मॉड्यूल बने, सब मॉड्यूल बनने चाहिए 3। यस सर। चलिए ठीक है, बनाते हैं, 3 ही बना लेते हैं। पहले तो एक सब मॉड्यूल जो होगा, मान लीजिए कि मैं N1 N0 की मैं बात कर लूँ, एक बनेगा यहाँ से सिंगलटन 0। दूसरा जो N1 बनेगा वो मैं बना रहा हूँ 1 2 0 2 4। ठीक है। और तीसरा बना रहा हूँ N3 इक्वल टू 0, 3। ठीक है। अब कहेंगे कि इतना ही क्यों बनेगा, तो ऐसा काम करते हैं ना कि हम जैसे कि मान लीजिए कोई भी सब मॉड्यूल बनाने के लिए पहले सबसेट लिया जाता है, और सबसेट में मॉड्यूल के हिसाब से हम एंट्री को भरेंगे। तो कोई भी सबसेट अगर सपोज कीजिए सब मॉड्यूल होना चाहता है, तो उसके अंदर 0 तो रहेगा ही, तो 0 तो आ जाएगा। अगर एक आ गया, इसके अंदर एक आ गया, तो ये सब मॉड्यूल यम के बराबर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि एक अगर आ गया ना, तो 1 + 1 2 भी होगा, क्योंकि ग्रुप है ना। तो ग्रुप की प्रॉपर्टी है, कोई एलिमेंट है तो उसको चाहे जितनी बार जोड़ेंगे उसी में जाएगा। 2 जाएगा, इसको 3 बार जोड़ेंगे 3, 4 बार जोड़ेंगे 4, 5 बार जोड़ेंगे 5, 6 बार जोड़ेंगे 0। अब इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो अगर किसी सब मॉड्यूल में एक है, तो स्वतः सारे के सारे एलिमेंट उसमें चले जाएंगे। तो एक मॉड्यूल ए हो गया। चलिए अब मैं एक दूसरा मॉड्यूल बना रहा हूँ, 0 लिया, अब इसमें मैं दो दो डाल दिया। तो सर 2 की वजह से क्या क्या होंगे, 2 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 बार जोड़, 3 बार जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, जो कि फिर से 0 हो जाएगा। अब बाकी को जोड़ते रहिए तो यही प्रोड्यूस कर पाएगा और नहीं। अच्छा, 0 के साथ सपोज कीजिए मैं 3 ले लिया, तब 0 लिया 3 लिया, 3 को 2 बार जोड़े 6, फिर से 0, तो बस इतना ही आएगा। अच्छा, आपका मन है कि मैं 0 के साथ 4 ले लूं, तो 4 लेंगे तो देखिए 4 से क्या होगा, बताइए। 4 4 अगर आप ले रहे हैं किसी सब मॉड्यूल में, तो उससे क्या आएगा,
अब बताइए, 4 को 2 बार जोड़िए कितना हो जाएगा? 2 हो सर फिर 2 जाएगा। आएगा। 3 बार जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 0 हो जीरो। जाएगा। जीरो ठीक है, जीरो ऐसे ही आप इसको जोड़ते रहिए ना, यही 3 एलिमेंट प्रोड्यूस करेगा जो ऑलरेडी बन चुका है, ये दोनों देखिए। ठीक है, अच्छा एक मैं सब मॉड्यूल बना रहा हूँ जिसमें 0 के साथ मैं 5 ले ले रहा हूँ, तो 5 की वजह से 5 आएगा, फिर 10 आएगा, 10 का मतलब 4 है, 5 15 का मतलब 6 दूनी 12 3 है, 5 चौका 20 का मतलब 6 त्रिक 18 2 है, 5 पचे 25 6 चौका 24 1 है, तो जिसमें 5 जाएगा वो स्वतः सबको प्रोड्यूस कर देगा, तो ये खुद ऊपर ही बना हुआ है। ठीक है, अब अब कोई बचा नहीं। अगर मान लीजिए आपका मन है कि चलो 0 के साथ मैं 1 3 ले लेता हूँ, ठीक है, तो आप 1 3 लेके सब मॉड्यूल नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे? अगर किसी सबसेट में अगर आप 1 और 3 रखना चाहते हो ना, तो पहले तो 1 3 को जोड़ोगे तो 4 भी होना चाहिए, और 4 1 को जोड़े तो 5 भी होना चाहिए। ठीक है, और 5 3 को जोड़ दें तो 8, 6 से भाग देंगे 2 भी होना चाहिए, 1 2 3 4 5 सब कुछ तो आ गया। तो कहने का मतलब है कि आप अगर सब मॉड्यूल बनाओगे ना, तो देखो एक और प्रॉपर्टी है कि कोई भी सब मॉड्यूल के ऑर्डर को डिवाइड करता है, अगर फाइनाइट मॉड्यूल है तो इसको डिवाइड करने वाला कितना जो है सब ग्रुप बनेगा, कितने नंबर हैं? 1 2 3 6, तो 6 ऑर्डर का ये बना हुआ है पहले से ही, पूरा का पूरा यम है। और 3 ऑर्डर का कौन है? 3 ऑर्डर का है N1 मैंने बनाया है। 2 ऑर्डर का कहेंगे कौन सा है, तो देखिए 0 3 है। 1 ऑर्डर का कौन सा है? सिंगलटन 0 है। तो इस प्रकार से जितने भी सब मॉड्यूल है, आप अगर बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे, खूब पढ़ेंगे और अपने स्किल को तेज करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसके केवल 4 सब मॉड्यूल बनते हैं। एक यहाँ पर N0 बना है जो सिंगलटन 0, N1 बना है 0 2 2 4, N3 बना है 0 3, और फिर N4 बना है M का मतलब 0 1 2 3 4 5। ये समझ में आया कि इतने ही बन सकते हैं और कुछ नहीं बन सकते? यस यस सर आया। सर यस सर। ठीक है, यस सर कोई कोई और कुछ बोल रहा है? कुछ पूछना है पूछिए, स्पष्ट पूछिए। सर प्रॉपर सब मॉड्यूल ले लिए थे इसलिए 3 ही बन रहा था। हाँ हाँ, अगर उसमें प्रॉपर सब मॉड्यूल लेंगे, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से अगर यहाँ पर सोचेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो टर्म लिखा गया, हालांकि ये सब मॉड्यूल ही बस लिखा गया है, यहाँ पर प्रॉपर का अभी जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन हम आपको जो एग्जाम्पल समझा रहे हैं उसे समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर चलिए बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि मान लीजिए कि क्या इस यम Z6 के पास क्या 2 सब मॉड्यूल ऐसे हैं? देखिए इसके पास 2 सब मॉड्यूल N1 और N1 जो कि लिखा है क्या है, यहाँ पर है 0 2 4। ठीक, ये एक सब मॉड्यूल हो गया, और दूसरा सब मॉड्यूल है N2 जो यहाँ पर मैं N3 सॉरी N2 ही इसे लिखना चाहिए, तो यहाँ पर N2 ही बन जाएगा। ठीक है, N2 और यहाँ पर 2 कर दीजिए, तो यहाँ पर 0, 3 होगा। तो अब यहाँ पर N1 और N2 है, तो N1 प्लस N2 जरा बताइए क्या होगा? सिर्फ प्लस, जो कि आप सिंपल जानते हैं डेफिनेशन के हिसाब से। देखिए 0 प्लस 0, ध्यान दीजिएगा, 0 प्लस 0 यानी कि 0, 0 प्लस 3 यानी कि 3, और 2 प्लस 0 2, और 2 प्लस 3 5, और 4 0 4, और 4 और 3 जोड़ देंगे तो 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो एलिमेंट ऐड किए हैं ना, जैसे कि 0 को 0 में किए 0, 0 को 3 में किए 3 आ गया 0 3, फिर 2 को किए 0 में 0, और 2 का 3 में किए 5, तो 2 0 2 और 2 3 5 यहाँ पर आ गया। फिर 4 का किए 4 में 0 जोड़े 4 आ गया, और फिर 4 को 3 में जोड़े 7, और मॉडुलो 6 से भाग देंगे तो 1 आ गया। तो ये पूरा का पूरा यम आ गया। एक और खूबी इसमें है, इसमें एक और खूबी आ रहा है कि N1 इंटरसेक्शन N2 अगर मैं कर दूं तो सिंगलटन 0 है। ठीक है, 0 के अतिरिक्त और कोई भी कॉमन नहीं है।
तो आपने एक चीज ये देखा कि यम का कोई भी एलिमेंट इस एक एलिमेंट n1 से निकाल करके एक एलिमेंट n2 से निकाल करके बन जा रहा है, यम का कोई भी एलिमेंट। लेकिन एक चीज और है, यूनिकली बन रहा है। यूनिकली बनने का मतलब है कि जैसे कि आपने 4 में 3 को जोड़ा ना, 4 + 3 तो 1 आ गया, और कोई दूसरी विधि नहीं है कि आप 1 को बना लोगे। ठीक है, अब बना के देखो, नहीं बनेगा। इसमें का 2 लिए, इसमें का 3 तो 5 आ रहा है, 2 0 2 आ रहा है। ठीक है, फिर 0 0 0 आ रहा है, 0 3 3 आ रहा है, 4 का 0 में किए 4 आया, लेकिन 4 को जब 3 में जोड़ेंगे तभी 1 आएगा। तो एक जो 1 आना है ना, ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो और इन सब चीजों से कंक्लूजन हम ये निकालते हैं कि जैसे कि जो m है, यम के पास 2 सब मॉड्यूल है, एक n1 और एक n2। इस प्रकार है कि कोई एलिमेंट, यम का कोई एलिमेंट x, एक एलिमेंट इसमें से n1 में से स्मॉल n1 प्लस n2 में से स्मॉल n2 निकाल के बन जाएगा, ऐड करके बन जाएगा, और यूनिक वे से बनेगा। ऐसा नहीं कि 4-5 प्रकार से आप बना सकते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन जो है यूनिक तरीके से है। और तीसरी चीज है, ये पहला चीज हो गया, मैं यक्स लिया, फिर दूसरा यहाँ पर, तीसरी चीज यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि n1 का इंटरसेक्शन करेंगे n2 से तो सिंगलटन 0 आ रहा है। तो यही खूबी जो n1 n2 में है, यही से हमें मोटिवेट करता है और ऊपर सोचने के लिए कि किसी भी यम के लिए, किसी भी यम के अंदर क्या कुछ ऐसे सब मॉड्यूल, यहाँ तो 2 ही सब मॉड्यूल थे तो ले लिया गया, कुछ ऐसे मॉड्यूल होंगे जहां पर 3 सब मॉड्यूल मिलेंगे। तो उस कंडीशन में एक बनेगा n1, एक बनेगा n2, एक बनेगा n3। तब उस स्थिति में क्या होगा कि m बराबर होगा n1 + n2 n3। तब कोई भी एलिमेंट x जब आप m में लेंगे तो एक एलिमेंट n1, एक एलिमेंट n2, n2 से स्मॉल n3, कैपिटल n3 से लेकर के तीनों को जोड़ेंगे तब जाके x के बराबर होगा, पहला। और दूसरा होगा कि n1 इंटरसेक्शन n2 इंटरसेक्शन n3, तीनों को कर देंगे तो सिंगलटन 0 होगा। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। यस सर, लग रहा है। ठीक है, तो इसी थियरी का जनरलाइजेशन है डायरेक्ट, जो इंटरनल डायरेक्ट सम है, इंटरनल डायरेक्ट सम। ठीक है, इंटरनल इसलिए क्योंकि यम को बनाने के लिए यम के अंदर की ही हम 2 चीजों को यूज कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप कभी कभी इसको ले लीजिए, यम बराबर r2 ले लीजिए, और n1 बराबर x एक्सेस ले लीजिए, और n2 बराबर क्या ले लीजिए, y एक्सेस ले लीजिए। ठीक है, तो इस सिचुएशन में चूंकि यम के अंदर कोई भी एलिमेंट जो r2 है, कोई भी एलिमेंट x, y टाइप का होगा, x आएगा, x भी आएगा और y भी आएगा, ये दोनों के दोनों आएंगे r से। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ जैसे कि x एक्सिस का जो ग्राफ है, सपोज कीजिए x एक्सिस ऐसे बनेगा, y एक्सिस ऐसे बनेगा। कोई भी एलिमेंट कहीं भी, मान लीजिए अगर मैं ए बी ले रहा हूं, तो पक्का है कि x पर a 0 होगा और y पर 0 b होगा, इन्हीं दोनों को जोड़ने से बनेगा। मतलब कि अगर मैं a, b ले लूं r में, r2 में या m में, जैसा कि m में हमें लिया हूं, तो उस सिचुएशन में देयर एग्जिस्ट a 0 ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस मतलब n1 में होगा। ठीक है, एंड 0, b ऑन y एक्सिस, यानी कि ये कहाँ होगा, ये n2 में होगा। और इन दोनों को जोड़ने पर एक 0 और फिर 0, b, इन दोनों को जोड़ने पर a, b होगा, और ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक आएगा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कह दिया 3, 4, मैं कह दिया कि 3, 4 लाना है, तो मैंने कह दिया 3, 0 और फिर प्लस कर देना है 0, 4, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3, 4 आएगा। क्या 3, 4 किसी और विधि से आ सकता है, बताइए? नहीं सर, नहीं आएगा। नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन भी x एक्सिस और y एक्सिस का इंटरसेक्शन 0 0 यही आएगा।
तो इन दोनों का तो इस तरीके से सिचुएशन बनता है। और ये जो यम है पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन है, ये पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन है। और इसी प्रकार से कोई भी यम रहता है तो उसके अंदर बहुत सारे, मान लीजिए n1 n2 n3 करके बहुत सारे सब मॉड्यूल हैं, और सबको ऐड करके यम बनाया जाए। मतलब कि यम का कोई भी एलिमेंट बनाना हो तो थोड़ा सा n1 में से निकाल ले, थोड़ा सा n2 में से, थोड़ा सा n3 में से। ये इस तरीके का है जैसे कि आप दुकान पे चाट खाते हैं, कभी कभी बहुत अच्छे दुकान पे चले जाइए तो एक बड़ी सी डिबिया बनाए रखता है, और कोई भी आप प्लेट अगर मांगेंगे तो वो करेगा क्या कि इन डिबिया में गोल गोल ऐसे करके गोला गोला खाने होते हैं। किसी में नमक, किसी में मिर्चा, किसी में काली मिर्च, किसी में हरा धनिया, या किसी में खड़ा धनिया, किसी में प्याज, सब भरा रहता है। थोड़ा थोड़ा एक एक चुटकी सब में से मिला के मिक्स करके पेस्ट बना देगा, और पेस्ट बना के आपको दे देगा। तो जस्ट लाइक सेम ये उस डिब्बे का जो गोला गोला पार्ट है वो सब मॉड्यूल है, और पूरा जो डिब्बा है वो पूरा मॉड्यूल है। तो ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पर है, और किसी में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, सिर्फ बाउंड्री के छोड़ के। तो इससे कुछ को रिलेट करके आप सोच सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर सपोज करिए यहाँ से कि यम बी एन आर मॉड्यूल एंड एन आई बिलोंग टू आई बी फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल ऑफ यम। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा सेट मिलते हैं जहां पर कि इनफाइनाइट सब मॉड्यूल होते हैं। अच्छा, ये कोई हमें आप मॉड्यूल बताइए जिसमें इनफाइनाइट सब मॉड्यूल हैं। सोचिए सोचिए, मैं भी पानी पी के आता हूँ। बताइए, दिमाग में आया कुछ ऐसा मॉड्यूल बनाइए जिसमें कि इनफाइनाइट सब मॉड्यूल हैं। सर इंटीजर जेड सर। हाँ, बहुत सही, इंटीजर आपने पकड़ लिया कि अगर यम का वैल्यू अगर मैं जेड ले लूं तो इसमें इनफाइनाइट मॉड्यूल है। तो बताइए कौन कौन से इनफाइनाइट हैं, तो आप कम से कम 4-5 ठो बता दीजिए। n1 क्या होगा, n2 क्या होगा, n3 क्या होगा, n4 क्या होगा। सर जैसे पहले में सिंगलटन जीरो ले सर। ये तो ठीक है, सिंगलटन जीरो ले लेंगे। फिर n2, रुकिए एक सेकंड। हाँ हाँ, बस एक सेकंड। हेलो, हाँ सबसे, हाँ हाँ नमस्ते सर, कैसे हैं, कैसे हैं, बताइए। नहीं नहीं, रूम पे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, तो आना है। हाँ अच्छा, हाँ 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 हाँ, जरूर 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 जरूर। नहीं, यहीं रह रहे हैं। मैं करता हूँ बात, 3 बजे के बाद आपको फोन करके बात करता हूँ ना। हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ बोलिए। जैसे कि ये हो गया n2, तो 0 1 बस, 0 1 बस। अरे ऐसे नहीं बनाएंगे, 1 बनाएंगे तो 1+1 एक ग्रुप होता है ना, सब ग्रुप होता है, तो 1+1 इसमें 2 जाएगा, 2 है ही नहीं, बाइनरी होल्ड नहीं करेगा। सर खेल हो। इसमें
हाँ बोलिए। सर इसमें इवन नंबर ले सकते हैं सारे, जितने भी इवन नंबर हाँ है। तो उसी को बोलते हैं 2Z। ठीक है, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, ठीक है। और अच्छा, सिर्फ मैं अगर ऑड ले लूं तो, या 6 ले लूं, जीरो, ऑड नंबर कहाँ से चालू होता है? 1 से। 1, 3, 5, क्या ये सब मॉड्यूल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? सर बनाएगा। कैसे बनाएगा? पहले इसमें जीरो है, नहीं एडिटिव बनाएंगे। एडिटिव आइडेंटिटी ही नहीं नहीं है। सर, जीरो नहीं है ये सर, नहीं बनाएगा। और दो, अच्छा मैं जीरो डाल दिया तब? नहीं होगा, तो 3 को जोड़ेंगे 2 बार तो 6 आएगा, उसमें नहीं होगा। हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। 1+3, यस। 1+3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 4 इसमें है नहीं, इसमें क्योंकि सारे के सारे आपने ऑड भरा हुआ है। तो जब भी आप इसका, जब भी जेड का जब भी सब मॉड्यूल बनता है ना, तो वो किस टाइप का बनता है? एमजेड टाइप का बनता है या एनजेड टाइप का बनता है। इस प्रकार से सब मॉड्यूल बनता है। इसके अतिरिक्त और सब मॉड्यूल नहीं बनते हैं। ठीक है। और वैसे ही जैसे कि आप आर ले लीजिए। आर जो रियल नंबर है, ये एक सब मॉड्यूल है, सॉरी ये मॉड्यूल है। इसके अंदर बहुत सारे हम मॉड्यूल बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर जेड भी सब मॉड्यूल है। ठीक है। जेड भी रियल नंबर जो होता है, इसे मॉड्यूल कह दीजिए, तो इसका सब मॉड्यूल जेड भी होगा, 2Z भी होगा, 3Z भी होगा, रेशनल नंबर भी होगा इसका सब मॉड्यूल। ठीक है। और इस तरीके से अगर मैं कहूँ तो, अगर कोई मैं हाफ अगर जेड कर दूं तो, हाफ जेड कर दूं तो ये होगा क्या? ये इसका सब मॉड्यूल होगा? सब मॉड्यूल का मतलब कि सबसेट हो जो खुद में मॉड्यूल बना ले। तो सारे इंटीजर में मैं 2 से भाग दे दे दूंगा, तो इसमें जो टर्म बनेंगे कैसे बनेंगे? 0 बनेंगे, 1/2 -1/2। फिर जब 2 में भाग देंगे तो 1 और -1, फिर 3 में भाग देंगे तो 3/2 और -3/2, फिर 4 में भाग देंगे तो 2, 2 ऐसे बनेगा। ऐसे बढ़ता चला जाएगा। क्या ये सब मॉड्यूल बनाएगा? क्या लग रहा है? 3/2 बताइए। ये सब बनाएगा। बनाएगा, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हाफ में अगर सपोज कि 3/2 को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 यहाँ बैठा है, घटा दूं तो, अगर 1/2 में से 3/2 घटाऊंगा तो -1, -1 यहाँ है। ठीक है। तो और जीरो भी है, मतलब किसी दो को जोड़ दें तो इसी में चला आए। बस यही देखना है, किसी दो को जोड़ दे तो इसी में आ रहा है कि नहीं। आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 5/2 होगा, -5/2 होगा। 5/2 में अगर आप एक को जोड़ेंगे 1/2 को, तो आएगा 6/2, 3, जो कि आगे 3 खड़ा होगा। क्योंकि 6/2 करेंगे -6/2 करेंगे तो इस कंडीशन में 3 -3 आएगा। तो मतलब कि 1/2Z या 1/4Z या फिर 1/3Z, इस प्रकार से भी जो टर्म बनते हैं ना, ये भी अपना मॉड्यूल बनाएंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आर एक मॉड्यूल है, इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल हैं। ऐसे ही जेड एक मॉड्यूल है, इसके अंदर चूंकि जेड है तो जेड में सब मॉड्यूल इसी टाइप के होंगे। इसके अतिरिक्त नहीं हो पाएंगे। 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z या फिर एन जेड टाइप के, और एन बिलोंग टू इंटीजर। तो आपने देखा कि एक मॉड्यूल हमें मिल रहा है जिसके पास इनफाइनाइट क्या है? इनफाइनाइट क्या सब है? मॉड्यूल। सब सब मॉड्यूल है। मॉड्यूल। ठीक है। और लेकिन इसका सेटिंग उस प्रकार से नहीं है कि जेड बराबर जो हम कर दें, जैसे कि इसका सेटिंग इस प्रकार से नहीं है कि मैं सभी मॉड्यूल को ले लूं, सभी मॉड्यूल को ले लूं कि 1Z भी ले लूं प्लस प्लस ऐसे करके, मैं 2Z भी ले लूं प्लस 3Z भी ले लूं, सब लेकर के जोड़ दूं तो जेड हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर सेट हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि किसी भी दो में इंटरसेक्शन 0 होना चाहिए, लेकिन 2 और 3 में देखेंगे ना, तो 0 तो आएगा ही, इंटरसेक्शन 6 भी आएगा, 12 भी आएगा। ये तो बहुत सारी चीजें इंटरसेक्शन होंगी। 2 और 4 में देखेंगे ना, तो इंटरसेक्शन 0 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा। ठीक है। 2 और 5 में देखेंगे तो 0 आएगा, 10 आएगा,
20 आएगा, ये सब कॉमन होंगे। लेकिन किसी भी दो में इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, सबका इंटरसेक्शन सिंगलटन 0 होना चाहिए और किसी भी दो का भी सिंगलटन 0 होना चाहिए। तो उस प्रकार की सेटिंग यहाँ पे नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर मैं इसी टाइप से R3 का कंसेप्ट लूँ, R3 को अगर मैं M मान लूँ, जिसमें कि इस टाइप का सेटिंग है, सपोज कीजिए कि ए कामा बी कामा सी और ए बी सी जो बन रहा है आर में है, तो इस टाइप से मैं एक n1 ले सकता हूं जिसमें सिंगलटन ए और 0 0 रहे और ए को मैं कह दूं आर में रहे, और n2 मैं बना सकता हूं जिसमें कर दूं 0 बी 0 और बी बिलोंग करेगा आर में, और n3 में कर दूं यहाँ पर क्या होगा 0 0 सी, ठीक है, और सी बिलोंग टू आर। समझ में आ रहा है? तो इस सिचुएशन में किसी भी दो का इंटरसेक्शन आप करेंगे ना तो 0 होगा, तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो भी सिंगलटन 0 होगा। एक्चुअली ये जो लिखा है, ये लिखा है एक्स एक्सिस, ये लिखा है वाई एक्सिस, ये लिखा है जेड एक्सिस, और तीनों जब ऐसे खड़े होते हैं यहाँ पर इस तरीके से ऑब्जर्व करिए, तीनों जब इस प्रकार से खड़े होंगे ना, ओ एक्स और वाई और फिर जेड, तो इनका कॉमन यही सिर्फ हमें ओरिजिन ही होगा और किसी दो का इंटरसेक्शन यही ओरिजिन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से और इस प्रकार से अगर आप देखिए तो R3 जो कि यम है, इसका जो वैल्यू है n1 प्लस n2 प्लस n3 तीनों के बराबर है, और तीनों का यानी कि n1 इंटरसेक्शन n2 का इंटरसेक्शन 0, n2 इंटरसेक्शन n3 का इंटरसेक्शन 0, ठीक है, n3 इंटरसेक्शन n1 का इंटरसेक्शन 0, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी का भी इंटरसेक्शन 0 कर देंगे, और कोई भी एलिमेंट इसमें का अगर मान लीजिए 3 4 5 अगर बनाना चाहते हैं यम में, तो पहले वाले में होगा 3 0 0, दूसरे वाले में होगा 0 4 0, तीसरे वाले में होगा 0 0 5, और सबको जोड़ देंगे तो ये पूरा 3 4 5 बन जाएगा और यूनिक रिप्रेजेंटेशन आएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। तो इसी तरीके से आप कल्पना करिए कि जब थियरी जनरलाइज्ड होगी तो एक यम होगा जिसके अंदर हजारों लाखों करोड़ों n1 n2 होंगे। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस यस सर। सर। ऐसा मतलब कि जनरलाइज पढ़ रहे हो ना मॉडल थियरी के बाद, फिर क्या आपने बीएससी फर्स्ट सेकेंड ईयर में पढ़ा था लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ा था, फिर एमएससी में आए तो 2 साल पढ़े ओआर फर्स्ट और ओआर सेकेंड पढ़े, उसमें लीनियर अलजेब्रा का पूरा एप्लीकेशन है। उसके बाद अब लास्ट टाइम आप जब मॉड्यूल थियरी में आ गए, एमटी यानी मॉड्यूल थियरी, तो इसमें लीनियर अलजेब्रा का एक्सटेंशन पढ़ रहे हो, तो ये अपने आप में जो है पूरा का पूरा जनरलाइजेशन है। तो बस आप सोचोगे कि ऐसा हो रहा होगा और महसूस नहीं कर सकते सब चीजों को ना। जैसे आप अनंत पढ़ते हो, क्या अनंत पे जाके देखते हो क्या? नो सर। अनंत बस आप कह दिए ना 1 2 3 3 3 1 2 3 4 5 चलो अनंत, ऐसा लगता है कि जूता पहन के दौड़ रहे हैं और लास्ट टाइम उछल के कूदे इसी पर, चलो अब अनंत आ गया। ऐसा कभी संभव नहीं है, ठीक है, कि हम इन्फिनिटी पे जाके कूद जाएं फटाक से और चलो अब हम अनंत पे आ गए। तो जब हम इसको जानते नहीं फिर भी इसको महसूस करते हैं थोड़ा बहुत कि हाँ अनंत बहुत दूर होता होगा। तो जस्ट लाइक आप ऐसे कल्पना करिए कि कोई मॉड्यूल यम है, उसके अंदर लाखों करोड़ों सब मॉड्यूल होंगे, ठीक है, बिना इंडेक्स के होंगे, मतलब कि जरूरी नहीं है कि उसका जो इंडेक्सिंग है नेचुरल नंबर से हो रहा हो, रैंडम हो रहा होगा। तो ये कल्पना है यहाँ पर सब मॉड्यूल की। तो उस सिचुएशन में अगर हमारे पास सपोज कीजिए यम एक मॉड्यूल है, इसके अंदर बहुत सारे सब मॉड्यूल हैं एन आई, और आई बिलोंग टू आई, आई इंडेक्स सेट है, फाइनाइट तो आप देख ही रहे हैं ना, जितने मैंने एग्जांपल बनाए, ये R3 का बनाया फाइनाइट, R4 का बना लीजिए, आर्यन का बना लीजिए, ये सब फाइनाइट हो जाएंगे। लेकिन एक्सटेंशन हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि फाइनाइट हो, तो यहाँ पर आई नीड नॉट बी फाइनाइट, ठीक है। सर R2 का नहीं बना सकते? किस पर? R2 का। R2 का तो भी बनाए थे ना थोड़ी देर पहले, R2 का मैं थोड़ी देर पहले नहीं बनाया था। ये देखिए ये क्या मैं बनाया हूँ, लिखा हूँ ना कि n1 एक्स एक्सिस n2 वाई एक्सिस। यहाँ देखिए A0 और 0B में बनाया हूँ और इसका कोई भी एलिमेंट
यहाँ मैं लिखा हूं ना कि 3 4 को बनाना होगा, 3 0 और 0 4 लेना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ऐसे सारी चीजों को बना सकते हैं, लेकिन हम हमेशा छोटे छोटे चीज पढ़ेंगे तो बस पढ़ते रह जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि आप छोटी चीज पढ़ चुके हैं तो अब बड़ी चीज पढ़िए। बड़ी चीज पढ़ने का मतलब है कि अब मैं कह रहा हूं कि एक मॉड्यूल यम है, उसका सब मॉड्यूल एन आई है, और आई इंडेक्स कैपिटल आई है, और एक कैपिटल आई रैंडम है। मतलब कि इसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, कोई भी सिंबल जो मन करे वो सिंबल आप इसमें भर दो। जब इसमें पर्टिकुलर इसका केस लोगे कि अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर 2, गामा बराबर 3, ऐसे लेते चले जाएंगे, तब आई का पर्टिकुलर केस होगा यन। मतलब कि यहाँ पर यन को भी जनरलाइज्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो इस टाइप का सिचुएशन है। अगर ये जनरलाइजेशन नहीं समझ में आ रहा है तो आप आई की जगह पर यन भर के आप काम चला सकते हैं समझने के लिए। तो इस सिचुएशन में यम कोई मॉड्यूल है, उसका सब मॉड्यूल एन आई है, और आई इंडेक्स में बिलोंग कर रहा है। और मैं कहूंगा कि करोड़ों, लाखों, अरबों, खरबों, इतना है कि आप गिन नहीं सकते, इतने सब मॉड्यूल हैं। और इस सब मॉड्यूल का बिहेवियर इस प्रकार से है कि मैं कोई भी एलिमेंट अगर यक्स इस यम का लेता हूं तो इस यक्स को बनाने के लिए समेशन यक्स आई मिलेगा, और आई बिलोंग करेगा आई में, और यक्स आई बिलोंग करेगा एन आई में। कहने का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट इस यम का मुझे बनाना होगा तो मैं प्रत्येक एन आई में से एक एक एलिमेंट निकाल के जोड़ दूंगा, तब जाके ए यक्स बन जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। एक चीज मैंने थोड़ा सा गलत बताया यहाँ पर। जो डेफिनेशन है उसको समझिए, अपने से कुछ नहीं करना है, डेफिनेशन के ही इर्द गिर्द रहना है। ठीक है, यहाँ पर जो एडिशन का जो प्रक्रिया है ना, वो इस प्रकार से है कि मतलब इनफाइनाइट नहीं जोड़ना है। मतलब कोई भी मुझे एक्स लेना है, कोई भी एक्स मैं लूं इस यम का, तो एन आई भले इनकी संख्या अरबों खरबों है, ठीक है, मान लीजिए खरबों में है, ठीक है, खरबों में है, लेकिन कोई भी यक्स अगर इस यम से बनाना हुआ तो ये एन आई में से फाइनाइट नंबर ऑफ एन आई में से ही एलिमेंट निकाल के मुझे बनाना होगा। ठीक है, तो आई यहाँ पर आई बराबर आई नहीं रहेगा, ये यहाँ पर के बराबर 1 से लेके यन तक रहेगा। और यहाँ पर इस इसको बना दीजिए के, यहाँ पर के कर दीजिए, तो के बराबर 1 तो x1, फिर के बराबर 2 तो x2, के बराबर n तो xn। इस प्रकार से फाइनाइट एलिमेंट को ही लेने से बनेगा, इनफाइनाइट एलिमेंट को लेने से नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब इनफाइनाइट कह देगा ना तो आप खोजते ही रह जाओगे, जिंदगी भर खोजते ही रह जाओगे, तो जोड़ोगे कब? जैसे मैं कह दिया कि आपको, ऐसे मैं परिभाषित कर दूं कि m के पास अरबों खरबों, मान लीजिए खरब में मिलियंस, 10 मिलियंस, ठीक है, 1000 मिलियन, इस टाइप से एन आई है। अब मैं कहूं कि एक एलिमेंट में यम का लिया, अब इन सब में से प्रत्येक में से एक एक एलिमेंट निकाल के जोड़ना है, तो आप सब में से एक एक एलिमेंट निकालते रहेंगे ना, तो ये खत्म होगा ना आपका निकालना खत्म होगा, ऐसे ही खत्म हो जाएगा टाइम, तो फिर आप जोड़ोगे कब? तो शायद इसीलिए कुछ ऐसा कंसेप्ट बनाए हैं सब इसमें, कि इसमें कह देते हैं कि कोई भी यक्स अगर फाइनाइट कॉम्बिनेशन का मतलब कि फाइनाइट सब मॉड्यूल में से कुछ एलिमेंटों को निकाल करके अगर उसके सम के बराबर हो जाए प्रत्येक यक्स, फॉर ऑल यक्स बिलोंग टू एम, ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम इस यन को कहेंगे कि यन क्या है? इंटरनल डायरेक्ट सम है किसका? यम का। और साथ में कंडीशन रहे कि किसी भी दो एन आई इंटरसेक्शन एन जे कर दिया तो सिंगलटन 0 हो जाए, और सबका इंटरसेक्शन कर दे तो भी सिंगलटन 0 हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से यहाँ पर चीजों को समझिए, इसी के हिसाब से आपको यहाँ पर समझना है कि डेफिनेशन क्या लिखा है और क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, देखिए डेफिनेशन कहा जा रहा है कि यम बी एन आर मॉड्यूल एंड एन आई बिलोंग टू आई बी ए फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल ऑफ यम।
ठीक है, रहने दीजिए। तो आगे कहा जा रहा है लीनियर सम ऑफ द फैमिली इज डिफाइंड बाई। ठीक है, इसे कैसे डिफाइन करेंगे, ni का सम कर दिए। तो चूंकि इसके सम को जो किया जा रहा है ना, इसका सम इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि इसके सम में ऐसा नहीं होगा कि हर एलिमेंटों में से, हर ni में से एक एक एलिमेंट निकाल के बनाना है। आप जब भी लेंगे फाइनाइट लेकर के आप बस एलिमेंट बना के इसमें रख दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि n1 से लेके n2 n3 n4 n100 n1000 ऐसे बढ़ता चला जा रहा है अनंत तक। लेकिन आपको जब कहा जाएगा कि इसका एक प्लस बनाइए, समेशन एन आई बनाइए, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप ऐसा नहीं करेंगे कि सब में से एक एक एलिमेंट निकालेंगे पहले, तब फिर जोड़ेंगे, तब इसमें रखेंगे। तब तो चूंकि ये अनंत है, तब तो आप अनंत तक निकालते ही चले जाएंगे, कभी खत्म ही नहीं होगा, निकालने वाली प्रक्रिया ही नहीं खत्म होगी। जब खत्म ही नहीं होगा तो आप जोड़ेंगे कब? अच्छा, तो फिर आप ऐसे सोच सकते हैं, चलो दो लोग एक साथ काम करते हैं, मैं निकालता हूं और तुम पीछे पीछे जोड़ो। ठीक है, मैं निकाल रहा हूं, आप पीछे पीछे जोड़ते रहो। तो क्या ये भी प्रक्रिया रुक जाएगी कि चलती जाएगी? चलती रहेगी। चलते रहेंगे सर। ये भी चलती जाएगी, ये भी नहीं रुकेगी। तो कंफर्म ही नहीं हो पाएगा कि पहला एलिमेंट कैसे बना। ठीक है, इसलिए इन्होंने कहा कि ज्यादा दिमाग मत लगाइए, इतने में से जितने हैं सब में से कोई फाइनाइट ले करके एक एक एलिमेंट निकाल के जोड़ दीजिए और इसका एक एलिमेंट बना लीजिए। ठीक है, तो वही यहाँ बताया गया है कि इसमें करना क्या है कि देखिए, प्रत्येक ni में अब आपको n1 से मतलब कि यहाँ पर n1 से ले करके n इंफिनिटी तक बहुत सारे हैं, उसमें से आपको फाइनाइट लेने हैं। तो फाइनाइट मैं ले रहा हूं n लेमडा 1 n लेमडा 2 n लेमडा 3, ठीक है, ऐसे करके n लेमडा के नहीं, एक सेकेंड, ठीक है, n लेमडा 1 n लेमडा 2 n लेमडा 3 एंड n लेमडा के, शायद या n तक, n लेमडा के नहीं n तक लीजिए। ठीक है, अच्छा आपको, अच्छा मैं मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि आपको कि आप इसमें से फाइनाइट ले लो, तो उसका क्या नाम रखोगे बताइए? आप क्या नाम रखेंगे? अगर आपको कही दिया जाए कि n1 से ले करके n अनंत तक में से आपको फाइनाइट ni चूज करना है, अब आप बताओ कैसे आप लिखोगे? ये जो लैम्डा के लिखा ना टेढ़ा है, टेढ़ा होने का मतलब है कि पहले आपको जब टेढ़ा चीजें मिलती है ना, दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको स्वीकार करने में उसे समय लगता है, या उसे एन ले सकते हैं, कैसे एन के या बताइए? फिर क्या लूं? यान पहला नाम क्या लिखूं इसका? जनरल फॉर्म बताइए। 100 से चालू मैं करूं, n100 n101 n120, ठीक है, n100, तो ये पर्टिकुलर हो गया। जनरलाइज्ड वे से लिखना है, तो जनरलाइज्ड वे से लिखने का एक ही तरीका जैसे कि ये लिखे हैं बस, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, इसलिए आप इसको समझ जाइए कि पहले में लिखेंगे n लेमडा 1, दूसरे में लिखेंगे n लेमडा 2, ऐसे ऐसे करके n लेमडा के, के नहीं n लेमडा n, इस प्रकार से इन सब में से मैं एलिमेंट निकाल रहा हूं। जैसे पहले में से मैं निकाला x लेमडा 1, दूसरे में से निकाला x लेमडा 2, ऐसे लास्ट में से मैं निकाला x लेमडा n। अब मैं सबको जोड़ूंगा तो उसे ऐसे लिखूंगा कि x लेमडा के बराबर 1 से लेके n तक, और जो x लेमडा के है वो है n लेमडा के में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और के कहाँ है? के है नेचुरल नंबर में,
तभी ना यहाँ 1 2 n तक जा रहा है, तो k है नेचुरल नंबर में। तो यही चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। देखिए इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं आई बिलोंग टू इंडेक्स सेट आई में, लेकिन उनमें से केवल फाइनाइट एन को चूज करना है, एन आई को। ठीक है, तो उस फाइनाइट में पहला एन लेमडा 1, एन लेमडा 2, एन लेमडा एन मान लीजिए, स्मॉल एन मान लीजिए, इन सबको ले लेते हैं और इसको लिखा गया है लेमडा एन लेमडा के फॉर्म में। के का वैल्यू बिलोंग करा देंगे एन में, तो एन में नेचुरल नंबर में एन होता ही है। तो इसी तरीके से के बराबर 1 से लेके एन तक जोड़ दिया गया है एक्स लेमडा के। और ये जो लेमडा है ये नंबरिंग है, ये कहाँ बैठा होगा, इंडेक्स सेट में बैठा होगा। जैसे कि आप कहते हो कि एन के साथ आई, तो ए आई कहाँ होता है, आई होता है इंडेक्स सेट में ना। तो जस्ट लाइक सेम अगर मैं एन के साथ लेमडा के लिख रहा हूँ, तो ये लेमडा के कहाँ होगा, इंडेक्स सेट में होगा। तो इंडेक्स सेट में है। और ये जो के है 1 2 ये 3 एक क्रम से बढ़ रहा है, तो ये नेचुरल नंबर में है। एंड जो इस लेमडा के करस्पॉन्डिंग जो यक्स लेमडा के आएगा, वो कहाँ होगा, एन लेमडा के में। तो इस तरीके से इसको बनाया गया सर है। हाँ बोलिए। सर मतलब इसका मतलब यही कहना चाहते हैं आप ना, कि जैसे कि ये जो लेमडा के है वो आई में बिलोंग करता है। हाँ लेमडा हेलो। के आई में बिलोंग कर है तो सर इसीलिए। आई में अभी अभी बताए थे कि आई में बहुत सारे सिंबल्स हैं। हाँ हाँ और वो सिंबल है। तो और सर मान लीजिए सिंबल्स जो रखे गए हैं तो वो कोई ना कोई क्रम में रखे गए होंगे। तो सर मान लीजिए कि वही के मतलब क्रम सर ऐसे मान लीजिए कि जो पहले नंबर का सिंबल होगा उसको मैं के लेमडा लेमडा 1 बोल दूंगा, तो दूसरा वाला सिंबल होगा उसको लेमडा 2 बोल दूंगा, जो तीसरा सिंबल होगा उसको लेमडा 3 बोल दूंगा। सर ऐसा कुछ है क्या? हाँ 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 हाँ, या तो इस तरीके से सोच लीजिए, या तो इस तरीके से सोच लीजिए कि आई के अंदर बहुत सारे सिंबल रखे हैं, अल्फा बीटा गामा जो भी रखे गए हैं। मान लीजिए यहाँ पर डेल्टा डेल्टा थीटा, ठीक है, एनेबला, ऐसे करके, और ये वाला भी डेल्टा है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे लिए गए हैं, और मुझे यहाँ पर ये कहीं से मुझे उठाने हैं फाइनाइट नंबर। तो यही एक यहाँ से उठा लेता हूँ, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा, इन पांचों को उठा लेता हूँ। तो इनकी मैं री नंबरिंग कर दूंगा। इसे मैं कह दूंगा लेमडा 1, इसे मैं कह दूंगा लेमडा 2, इसे मैं कह दूंगा लेमडा 3, इसे मैं कह दूंगा लेमडा 4, इसे मैं कह दूंगा लेमडा 5, इस तरीके से। तो या तो ऐसे सोच लीजिए, या फिर शुरू से ही इनको लेमडा लेमडा k1 लेमडा k2 चाहे जैसे मन करे वैसे मानते हुए चले जाइए, या लेमडा 1 2 3, या लेमडा के, या ऐसे ही मान लीजिए लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, ऐसे करके बढ़ाते चले जाइए। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। और लोगों को क्लियर हो रहा है कि फाइनाइट सम का मतलब क्या होगा? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो सर हाँ बोलिए। सर यहाँ पे जैसे कि अभी इनफाइनाइट लेंगे तो हम कम नहीं कर पाएंगे, तो फाइनाइट ही लेना पड़ेगा ना। और सर हाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो एन आई है, आई हाँ बिलोंग करता है आई में, तो सर हाँ, वहां पर तो इनफाइनाइट एलिमेंट है, यानी कि इनफाइनाइट एलिमेंट का हम सबमिशन कर रहे हैं। यहाँ वाला ना, यस सर। यहाँ वाला आई में है, लेकिन इसमें फाइनाइट जोड़ा जा रहा है ना। यस सर। ठीक है, तो ये डिफाइन है, ये जो है डिफाइंड हो रहा है। ये मतलब इसी तरह से नहीं पढ़ना है, जैसे कि हम लोग जब इसके पहले पढ़ते हैं, इसके पहले पढ़े हैं ऐसे कि जैसे कि कोई सीक्वेंस सीरीज लिखना है ए एन, तो अंडरस्टूड है कि एन बराबर 1 से लेके कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक। सीरीज में ऐसा ही होता है। क्यों? सीक्वेंस में ए एन लिखना है, यहाँ लिखते हैं एन बराबर 1 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक सीक्वेंस में। ये अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड होने का मतलब है कि ये फर्स्ट टाइम डिफाइन किया गया था कि जो भी सीक्वेंस की परिभाषा होती है वो हमारी नेचुरल नंबर से रियल नंबर में अगर होगी तो रियल सीक्वेंस, नेचुरल नंबर से कम्प्लेक्स में होगा तो कम्प्लेक्स सीक्वेंस, इस प्रकार से डिफाइन होता है फर्स्ट टाइम। तो ये फर्स्ट टाइम चीजों को डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पर अपने से नहीं सोच लेना है। ठीक है, कि आई बिलोंग कर रहा है आई में, तो इसके कहने का मतलब है कि अनंत में से अनंत को पकड़ के जोड़ दें। ठीक है, ये मतलब कि आप ऐसे मत सोचिए। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर चीजें डिफाइन हो रही हैं और जैसे डिफाइन हो रहा है वैसे आपको सोचना है, मतलब आपके सोचने के हिसाब से ये नहीं बनेगा, ये जैसा बनेगा वैसा आपको सोचना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया समझ में? सर यहाँ पे जैसे कि पहले हम सीक्वेंस का कन्वर्ट कराते थे हाँ तो इनफाइनाइट सीक्वेंस होता था, वहां पे हाँ फाइनाइट का सम करके तब लिमिट लेते देखिए थे। देखिए हम आपको बताते हैं कि जो सीक्वेंस में होता है ना, सीक्वेंस में एक रूल होता है। इस रूल में जब ये रूल मिल गया तो आप n का वैल्यू 1 भरोगे तो पता है कि 1/1, 2 भरोगे तो पता है 1/2, 3 भरोगे तो पता है 1/3। तो ये जो रूल मिला है ना, इस रूल के हिसाब से इसमें पुट करेंगे तो हम बता सकते हैं कि अनंतवा क्या होगा। ठीक है, अब मैं यस बता सर। सकता हूँ कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये 0 की ओर जाएगा, ये मैं बता सकता हूँ। लेकिन रैंडम कुछ मैं एक सीक्वेंस दे रहा हूँ, बिना रूल का एक मैं सीक्वेंस बना रहा हूँ। कोई भी आप बनाओ, बिना रूल का एक सीक्वेंस बनाओ। चलो मैं बना रहा हूँ A1 A2 A3 A4 A5, ऐसे मैं सीक्वेंस बना रहा हूँ। मैं सब लिखूंगा, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा -1, यहाँ लिखा पाई, यहाँ पर A6 में लिख दिया मैं पाई बटा, ठीक है, √3। ठीक, ऐसे ही करके A7 की जगह E लिख दिया। अब बताओ कि A8 क्या होगा, बताओ। इसमें कोई रूल है? सर ये तो नो सर। इसमें कोई रूल नहीं है। अब मैं कहूंगा कि ये ए इन्फिनिटी बताओ क्या होगा, या ए एन और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो अब क्या बताओगे? अब बताओगे नॉट सर नहीं डिफाइंड। बता रहे। ठीक है, तो जस्ट लाइक सेम इसी प्रकार का सिचुएशन सामने आ रहा है कि जब हम सीक्वेंस को ट्रीट करते हैं तो मुझे ए एन बराबर जो दिया जाता है 1/n² या फिर जो भी दिया जाए, तो हमें पता है कि जब मैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी करूंगा तो ये कहाँ जाएगा। ठीक है, ज्यादातर चीजों के बारे में पता रहता है, लेकिन जब रैंडम चीजें आती हैं तो मुझे नहीं पता है कि अनंत पे क्या होगा। तो वही चीज यहाँ पर हो रहा है कि ये मॉड्यूल, जो मॉड्यूल बनाया गया है ना, जो सब मॉड्यूल जो दिख रहा है, सब मॉड्यूल की संख्या, यहाँ पर सब मॉड्यूल की संख्या ही ले लिया है, रैंडम ले लिया है, पता नहीं कितना ले लिया है। ठीक है, इसमें कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि n1 कैसा होगा, n2 कैसा होगा, n3 कैसा होगा, n4 कैसा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ पता नहीं है। तो इस सिचुएशन में अगर मैं कहूं कि सम कर दीजिए I बिलोंग टू I, तो सब में से एक एक एलिमेंट निकाल के नहीं जोड़ पाएंगे। ऐसा आप प्रैक्टिकली करोगे तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि n1 n2 n3 से लेके n1 n2 n3 से लेकर के कितने तक है, n इन्फिनिटी तक है। अब मैं कह रहा हूं कि इसका सम परिभाषित कर रहा हूं कि प्रत्येक में से एक एक एलिमेंट निकाल के आप बताओ, x1 x2, इसमें से x3, इसमें से x4। ठीक है, तो आप ऐसे बताते चले जाओ, एक एक निकालते चले जाओ। अब आप जोड़ के बताओ कि पहला एलिमेंट क्या आएगा। सर कोई पैटर्न नहीं बन रहा। कोई एक पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई एक रूल नहीं मिल रहा है, तो कंफर्म नहीं हो पाएगा कि फर्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा। ठीक है, कुछ नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता। इसीलिए आथर को या फिर मैथमेटिशियन को ये मजबूरी में चीज़ों को डिफाइन करना पड़ा कि इसका स्टडी करने के लिए हमारे पास एक एक एक, एक दूसरा विकल्प है कि इनफाइनाइट का मतलब हम इसको इस नजरिए से ना देखें कि सब में से एक एक एलिमेंट निकाल के जोड़ना है। हमको ये मतलब है कि ये से लिखा तो जाएगा इस प्रकार से, लेकिन इसमें से कोई फाइनाइट मैं एन आई ले लूं, पहला मैं ले लूं n λ1, दूसरा ले लूं n λ2, ऐसे करके लास्ट वाला ले लूं n लैम्डा n ले लेता हूं। ठीक है, इतने में से एक एक एलिमेंट निकाल के जोड़ के एक एलिमेंट बना लीजिए। फिर आपका मन हो, जैसे कि आपका मन है कि पहला और दूसरा इन दोनों में से एक एक एलिमेंट निकाल के जोड़ के रख लें, तो रख लीजिए। आपका फिर मन है कि पहला दूसरा तीसरा लेकर के ऐड करके सारे एलिमेंट को मैं रख लूं, फिर रख लीजिए। फिर आगे मन है कि n2 n3 और n4 चार सेटों में से, चार सब मॉड्यूल में से एलिमेंटों को ऐड करके मैं रख लूं, उसको भी रख लीजिए। ऐसे जब भी आपको जोड़ना होगा तो केवल फाइनाइट सब मॉड्यूल के एलिमेंटों को जोड़ जोड़ करके रखने की कोशिश करिए।
और उन्हीं सब का जो कलेक्शन बन पाएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन बन पाएगा, उसी कलेक्शन को हमें बोलेंगे समेशन ऑफ एन आई बिलोंग टू आई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सर यही लीनियर सम है ना? यस सर। हाँ, यही है लीनियर सम। ठीक है, यही लीनियर सम है। और देखो ये मतलब कि क्या होता है ना कि हम या कोई भी दिमाग को रिजिड करके नहीं पढ़ सकते कि चलो अब मैं दिमाग को स्वीकार कर लिया हूं कि एक्चुअली आप पढ़ते समय सिमिलैरिटी देखते हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी ये देखते हैं कि आई कह दिया, आई में से तो आप सोचोगे कि प्रत्येक आई में से निकले, ऐसा थोड़ी नहीं, इसे तो परिभाषित करेगा ना। ठीक है, हर चीज का समझ, जैसे कि आप ऐसे मान लो ना, मैं कह दिया 2+3, ठीक है, आप क्या बताओगे? बता दीजिए, तो बता दीजिए, तो फिर मैं बताता हूँ, आप बताओ क्या आएगा। तो 5 आएगा। कैसे? मैंने कहा कि ये ऑर्डिनरी सम है। अगर मेरे दिमाग में चल रहा होगा कि a+b का मतलब है कि a के पावर b, तब जब तो आपका ये यस सर। दायित्व बनता है कि आप पूछो कि ये कौन सा प्लस है। जी सर। ठीक है, तो एवरीथिंग इज डिफाइंड, मतलब कि आप एमएससी स्तर पर जा करके चीजों को अब यूं ही नहीं बस पकड़ के बस कर देंगे कि मतलब कोई चीज पकड़े, बस उसको जैसा कह रहा है वैसा बस कर दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते। आपको जो भी चीज पूछा जाएगा तो आप उसको जो है पूछ लीजिए कि ये क्या है प्लस। जैसे कि आप मान लो कि आप इंटरव्यू में गए और तुरंत मैंने पूछ लिया कि 2+3 क्या होगा। ठीक है, तो अब तुरंत तपाक से 5 मत बोल दो, एमएससी में हो, अब बोलो कि सर प्लस कैसे डिफाइन है। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि जी ऑर्डिनरी जी प्लस सर। है। ठीक है, ऑर्डिनरी प्लस, तब आप कहोगे 5। ठीक है, तो जस्ट लाइक सिमिलरली जब मैं कह रहा हूं कि समेशन एन आई लिखा है आई बिलोंग टू आई, तो तपाक से ये मत सोच लो कि प्रत्येक एन आई में से एक एक एलिमेंट निकाल के जोड़ के तो इसमें रखेंगे। आप पूछो कि ये कैसे परिभाषित है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कैसे परिभाषित है। कैसे परिभाषित है? इसमें से कोई फाइनाइट एलिमेंट लेके, नंबर ऑफ फाइनाइट एलिमेंट लेकर के उसमें से एक एक एलिमेंट निकाल के जोड़ जोड़ के इसमें भरो। जब भी इसमें कोई एलिमेंट आएगा, इस ब्रैकेट के अंदर जब भी कोई एलिमेंट आएगा तो वो सुपरिभाषित है, वेल डिफाइन है कि हम इसमें से किसी भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट में से एक एक एलिमेंट निकाल के ऐड करके बनाएंगे और वही इसमें जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि डिफाइंड का मतलब क्या है। जिस तरह से डिफाइन है वैसे ही ऐड करना है। हाँ, जैसे डिफाइन होगा वैसे आपको सीखना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो और इनफाइनाइट को हैंडल करना देखिए बहुत कठिन काम है ना। एक चीज तो दिमाग में रख लीजिए कि इनफाइनाइट को हैंडल करना बहुत ही मतलब कठिन काम है। जॉन कैंटर, ठीक है, जॉन कैंटर को बताया जाता है, मैंने जैसा सुना है, ठीक, लेकिन कभी बहुत ज़्यादा इसको पढ़ा नहीं। जॉन कैंटर, कैंटर थियरी आती है। ठीक है, जॉन कैंटर के दिमाग में पहली बार बात आया कि नेचुरल नंबर में कितने एलिमेंट होते हैं, लोगों ने बताया इनफाइनाइट। रियल में कितने होते हैं, फिर लोगों ने बताया इनफाइनाइट। फिर रेशनल में कितने नंबर होते हैं, उसमें भी इनफाइनाइट। कम्प्लेक्स में कितने नंबर होते हैं, उसमें भी इनफाइनाइट। तो उसने पूछा कि क्या इन सब का इनफाइनाइट अलग अलग है? जैसे कि नेचुरल नंबर का इनफाइनाइट ये थोड़ा अलग टाइप का होगा, अ, और रियल का इनफाइनाइट थोड़ा अलग टाइप का होगा। क्यों होगा? क्योंकि रियल के अंदर सब भरे हुए हैं, और इवन इफ रियल भी कॉम्प्लेक्स के अंदर ठूस करके भरा हुआ है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में नहीं, ठूस करके नहीं कहेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो बहुत बड़ा है ना, कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है, उसका एक ही बस पतली सी पार्ट है रियल। ठीक है, तो ये ठूस का नहीं भरा है। एक क्यू जो है रियल में ठूस ठूस के भरा गया है, मतलब रियल के हर बिंदु पर जहां आप बिंदु रख दोगे उसके बगल में एक रेशनल नंबर बैठा होगा। अब रियल नंबर को लेके चाहे जहां भी आप एक पेन की नोक जो होती है उसको रख दीजिए ना, तो उसके जस्ट बगल में रेशनल नंबर का एक कोई मेंबर जरूर बैठा होगा आसपास उसके। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि रियल में क्यों ठूस ठूस के भरा है। तो कहने का सेंस ये है कि क्या
एन के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है, आर के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है, क्यू के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है, सी के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो सबका इनफाइनाइट अलग अलग है कि सबका एक ही इनफाइनाइट है? ये फर्स्ट टाइम मैथमेटिशियंस के बीच में कैंटर ने रखा था, जॉन कैंटर। ठीक है, तो आप लोगों को क्या लगता है, उनका क्वेश्चन सोचना सही था कि या फिर बकवास था? सर सही था। सही था कि इसका इनफाइनाइट अलग होगा, इसका इनफाइनाइट अलग होगा कि सेम होगा। तो लोगों ने कहा कि अब समझ में तो नहीं आ रहा, तुम ही बता दो। ठीक है, तब जॉन कैंटर ने काम करना चालू किया। ठीक है, तब इन्होंने डेवलप किया काउंटेबिलिटी की थियरी। काउंटेबिलिटी की थियरी जिसमें ये बनाया गया कि नेचुरल नंबर और जो रेशनल नंबर है, ये दोनों जो है कि दोनों इस प्रकार हैं कि दोनों का इनफाइनाइट सेम है। और फिर काउंटेबिलिटी से कार्डिनलिटी बाकी सारी चीजें डेवलप की गई। फिर अनकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट आया, तो आर को बताया गया कि अनकाउंटेबल है, सी अनकाउंटेबल है। ठीक है, बहुत सारी चीजें डेवलप की गई। तो ये जॉन कैंटर ने इन्फिनिटी पर जाकर के इन्फिनिटी के बारे में सोचा। ठीक है, इसलिए ये काफी मतलब कि कठिन चीजें थी फर्स्ट टाइम इसके बारे में सोचना। और फिर ये भी कहा जाता है कि इतने उच्च स्तर का दिमाग रखने वाला जॉन कैंटर अपने मतलब कह सकते हैं कि ओल्ड एज के टाइम में 4-5 साल पागल हो गए थे। ठीक है, पागल होकर फिर ठीक हुए तो मर गए। ठीक, तो कहने का मीनिंग ये है कि जो इनफाइनाइट को हैंडल करना होता है ना, ये बहुत कठिन काम होता है। इनफाइनाइट को बस लिख दे डॉट 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 इन्फिनिटी, लेकिन और आर में भी लिख दिया डॉट 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 इन्फिनिटी, लेकिन ये सब इन दोनों इन्फिनिटी में अंतर है। आर वाले में दूसरा इन्फिनिटी है और नेचुरल वाले में दूसरा इन्फिनिटी है। तो वही मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि जो ये इनफाइनाइट सेट को जब हैंडल करना होगा, तो ये आप अपने से नहीं सोच सकते कि चलो कि आई बिलोंग टू आई, तो एक खुले करके जोड़ दें। जब भी आपको जोड़ना होगा तो जैसे परिभाषित किया जाएगा वैसा जोड़ा गया है। अब ऐसा ही क्यों परिभाषित किया गया है? ऐसा इसलिए मुझे लगता है कि परिभाषित किया गया है कि अगर फाइनाइट रहेगा तो आप आसानी से जोड़ पाएंगे, नहीं तो इनफाइनाइट रहेगा तो फिर आप खोजने में ही आपकी पूरी जिंदगी चली जाएगी, तो आप जोड़ोगे कब? अगर मान लो दो लोग एक साथ काम कर रहे हो, एक लोग खोज खोज के दे रहा है, दूसरा पीछे से जोड़ता हुआ जा रहा है, तो भी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ना तो आप देते देते खत्म होगे, ना तो जोड़ते जोड़ते खत्म होगा। यानी कि आपको एक एलिमेंट बनाने में ही आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, फिर भी नहीं बन पाएगा। ऐसा मैं सोच रहा हूँ। क्या कुछ सही लग रहा है या फिर गड़बड़ लग रहा है? सही है सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को अपने दिमाग को समझा करके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीजें हैं। तो मुझे अब मतलब कि अब आपको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। तो इस सिचुएशन में तो हाँ बोलिए। लीनियर सम में हाँ, इसमें अगर कोई एलिमेंट है तो वो जरूरी नहीं है कि एक ही तरह से रिप्रेजेंट कर सके। लीनियर सम में क्या चीज? तो लीनियर सम में कोई एलिमेंट जैसे कि हमें बना रहे हैं हाँ ना, तो इसे हाँ, ऐसा नहीं कि एक ही तरह से बना सकते हैं। यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही तरह से बने। नहीं देखिए क्या क्या है कि लीनियर सम में ना, लीनियर सम में यहाँ तो देखिए लिखा है कि एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। तो लीनियर सम जो होगा, एक्चुअली लीनियर सम का सेंस है ना कि सबका पावर सिंगल रहना चाहिए। जैसे कि कोई कह दे कि नॉन लीनियर सम सम करिए, तो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस x3 का होल 4 कर दीजिए। इस टाइप का सम को हम नॉन लीनियर बोलेंगे क्योंकि इसके टर्म नॉन लीनियर हो रहे हैं। लेकिन अगर कह दे लीनियर सम करने के लिए तो x1 प्लस x2 प्लस x3, तो सिंगल पावर सबका जुड़ता है, तो इस सेंस में लीनियर कहा गया है। और ये जो बात है कि रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन यूनिक भी यहाँ पर कुछ क्या, यहाँ पर कुछ डिफाइन किया गया है कि ऐसे ही बस लिखा गया है? आगे मैं देखता हूँ। द लीनियर सम ऑफ द फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल इज सेड टू बी इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ एम इफ फॉर एनी एक्स, इस प्रकार से, और लेमडा आई एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। ए डेफिनेशन में ही है,
ठीक है, यूनिक होना डेफिनेशन में ही इंक्लूड किया गया है कि हमारे जो N1 N2 और जो भी Ni जो भी ये सब मॉड्यूल हैं ये इस प्रकार से हों कि इनका रिप्रेजेंटेशन यूनिक हो, तभी हम कह पाएंगे कि ये लीनियर सम है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, और जैसे कि आप छोटे स्तर पर सोच रही होंगी तो ऐसा लग रहा होगा कि एक चीज को दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीजों को दो प्रकार से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोऑर्डिनेट वाइज जगह बदल जाएगी ना। जैसे कि मैंने जो उदाहरण दिया है यहाँ पर पीछे, इसको जरा देखिए, R3 में N1 N2 N3 जैसे में दिया है, अगर ऐसे सारे के सारे Ni अगर प्रोड्यूस होंगे इस प्रकार से तो हेलो, समझ में आ रहा है? सब लोग हैं ना? ओके, बताइए। यहाँ जो मैं कह रहा हूं, जैसे कि आपके दिमाग में मान लीजिए ये चीजें आ रही हैं सर कि यूनिक नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज आप बताओ, सुनो हेलो, ध्यान से। हाँ, रुके रहिए रुके रहिए, कुछ अभी मैं स्लाइड विजिबल नहीं हो रहा है, एक मिनट से रुकिए। अच्छा, ये बोर्ड विजिबल नहीं हो रहा है? नहीं सर, अभी एक हो जाएगा, नेटवर्क इशू है। सर उसका नेटवर्क सही नहीं हुआ क्योंकि इधर दिखाई दे रहा है। 1 मिनट से हो जाएगा। रुके रहिए एक सेकंड, थोड़ी देर। और लोगों को दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर, यस इधर सर। दिखाई दे रहा है। एक बार जो है डिस्कनेक्ट होकर फिर से जुड़िए। हाँ बताइए, अब दिखाई दे रहा है? सर आपने एक लोग लोग को तो बोला, सब लोग डिस्कनेक्ट होने लगे। क्या? ये सर सर आपने दिख रहा है। एक लोग को बोला और लोग डिस्कनेक्ट होने लगे। अच्छा, एक आध लोगों के पास और ना हो तो डिस्कनेक्ट होकर के फिर से कनेक्ट होइए, जुड़ जाएंगे। ठीक है सर, हो गया। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ इनफाइनाइट, R इन्फिनिटी ले रहा हूँ ना, इसमें आप कल्पना करो कि x1 से लेके x2 ऐसे करके इनफाइनाइट एलिमेंट इनफाइनाइट टपल में है और प्रत्येक xi R में है। ठीक है, आप इसका मुझे कोई एक एलिमेंट बताओ, आप मुझे बता देना कितना, 5 सेकंड के अंदर बताओ, इसका कोई एक एलिमेंट बताओ। आप अगर 5 सेकंड के अंदर बताओगे ना तो आप कहोगे 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद आपको बोलना होगा 000। यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस सिचुएशन में आपको, जब इसमें से मैं इसके कंपोनेंट निकालूंगा तो पहले प्लेस पर मैं लिख दूंगा 1, 0, 0, 0, फिर प्लस कर दूंगा 0, 2, 0, 0, 0, फिर मैं कर दूंगा 0, 0, 3, 0, 0, 0, ऐसे ही मैं यहाँ पर कर दूंगा 0, 0, 0, 4, 0, ऐसे, फिर मैं कर दूंगा 0, 0, 0, 0, 5, 0, अब बाकी अब कोई नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये अपने जो एलिमेंट एक मुझे बताया, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन की जरूरत हो रही है कि इनफाइनाइट? फाइनाइट। ठीक है, तो आप ऐसे तो नहीं कह पाओगे ना कि रैंडम कह दोगे, रैंडम आप कह सकते हैं, ऐसे कह दो 1, 2, 3, 4 ... ऐसे ही ले लीजिए 5, 6, 7,
तो इस सिचुएशन में आप मुझे कंप्लीट नहीं बता रहे हो ना, ये पूरा का पूरा आप मुझे बताओ, पूरा का पूरा का मतलब सब लिखित रूप में बताओ। तो आप इनफाइनाइट को तो रिप्रेजेंट कर नहीं पाओगे। अगर इसी को सिर्फ लिखना रहे, डॉट डॉट को हटा के लिखना रहे, तो आपको एक एलिमेंट बताने में पूरा कितना समय लगेगा बताइए, पूरा बताने में। आप आर बहुत समय इन्फिनिटी लगेगा। आर इन्फिनिटी का एक एलिमेंट अगर मुझे बताओगे, पूरा लिख करके बताओगे ना, तो आपकी पूरी जिंदगी लग जाएगी, पूरी लाइफ लग जाएगी, उसके बाद भी ये कंप्लीट नहीं होगा। आप अगर कहोगे 1 2 3 4 5 6 से बस बढ़ाते रहिए, 7 8 9 10 बढ़ाते रहिए, अनंत तक जाइए, अनंत के और आगे जाइए, जाते रहेंगे, पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी, फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो एक एलिमेंट को बताने के लिए तो मतलब कि कहने का सेंस ये है कि एक एलिमेंट को जो आप बता रहे हो, ये इतना ज्यादा बड़ा है कि इसको बताना ही मुश्किल हो पा रहा है। तो इसको रिप्रेजेंटेशन फिर का, जब तक बताओगे नहीं तब तक रिप्रेजेंटेशन के बारे में सोचेंगे ही नहीं। और जल्दी से बताने के लिए आप बहुत करोगे तो फाइनाइट प्लेस पर एलिमेंट को रखोगे, बाकी सब पे क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे। तो उस सिचुएशन में किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंटों की जरूरत पड़ेगी। इसको इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। और रही यस बात सर। की, ठीक है, और रही बात की जो रिप्रेजेंटेशन यूनिक हो जाए, ठीक, तो ऐसा आपको लग रहा है कि एक एलिमेंट को मैं दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, लेकिन ये एक्चुअली प्लेस वाइज चीजें होंगी। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, यहाँ पर शायद कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पर लीनियर सम है, ठीक है। तो लीनियर सम है, तो ये इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन उसमें होगा कि मैनेज करना। अच्छा एक चीज बताइए, आप पहले ऐसे बताओ कि नेचुरल नंबर, सॉरी, जो यम होगा, यम जिस प्रकार से होगा, मान लीजिए कि यम में यम के अंदर जो एलिमेंट है वो 100 टपल में है। बहुत छोटा चीज है, मैं पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर यम के अंदर का प्रत्येक एलिमेंट 100 टपल में है, तो इसका एवरेज सब मॉड्यूल कितने टपल में होगा? तो 100 में होंगे। 100 में ही होगा ना, क्योंकि सब मॉड्यूल को क्या करते हैं कि उसी का सबसेट होता है जो खुद में मॉड्यूल बन जाता है। तो अगर कोई मॉड्यूल है जिसका प्रत्येक एलिमेंट 100 टपल में है, टपल्स में है, तो उसका प्रत्येक सब मॉड्यूल में एलिमेंट जो होंगे वो 100 टपल्स में ही होंगे। तो रिप्रेजेंटेशन यूनिक आएगा ही। आप एक चीज को दो तरीके से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, जी सर, क्योंकि समझ वो में आया। क्योंकि वो प्लेस वाइज चीजें बदलेंगी। जैसे कि प्लेस में यहाँ एक आ गया, तो आपको यहाँ पर एक यूज करना है, ठीक है। अब आप कह दिए, देखिए ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही में से दो एलिमेंट यूज करना है। चलो इसमें आधा यूज कर लिए, फिर दूसरे में चूंकि आप पहले प्लेस पर आधा यूज कर लोगे, तो दूसरे प्लेस पर जीरो है ना, यहाँ पर दूसरे में भी जीरो है, तीसरे में भी जीरो है, चौथे में भी जीरो है, सब जगह जीरो है। तो आपकी मजबूरी है कि इस पहले वाले प्लेस पर क्या रखना होगा, 1 रखना ही पड़ेगा। यहाँ दूसरे वाले प्लेस पर मुझे यस 2 सर। रखना ही तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बाकी, हाँ बोलिए। तो यहाँ पे यूनिक तरह से ही रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और हाँ वेक्टर स्पेस में पढ़े थे तो वहाँ पे ऐसा था कि जो लीनियर सम है उसको एक से अधिक तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो डायरेक्ट सम है उसको एक ही तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा है तभी उसे लीनियर सम कहेंगे। अगर अच्छा, पर मुझे समझ में नहीं आया आप क्या बोले, फिर से बोलिए, तो कहाँ पर पढ़ी थी? तो जो वेक्टर स्पेस में अच्छा, वेक्टर तो स्पेस में डायरेक्ट आपने, सब पढ़े थे। हाँ हाँ। तो वहां पे जैसे कोई भी एलिमेंट को जोड़ के बनाना है तो उसको एक ही तरह से अगर बना पाते हैं तो वो डायरेक्ट सम होगा। अगर हाँ, एक से अधिक तरह से बना पाए तो वो डायरेक्ट सम नहीं होगा, वो लीनियर सम हो जाएगा। अच्छा ऐसा आपने पढ़ा था। सर एग्जाम्पल बताएं? हाँ हाँ, बताइए। तो जैसे कि दो एलिमेंट लेते हैं, क्या क्या? W1 और W2। हाँ, तो W1 लेते हैं AB0 AB0, हाँ, और W2 A0C। A0, हाँ तो जब इस टाइप का सिचुएशन लेंगी ना, A0C में क्या है ना कि ए वाला कॉमन है, तो ये जब कॉमन पोर्शन आ गया ना, तो हमें 1 को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं एक बार इसी को 1 0
ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 1 0 0 प्लस मैं लिख सकता हूँ 0 0 1 0 0 0 लिख सकता हूँ। मान लीजिए अगर ये 1 0 0 है तो, और दूसरे में मैं क्या लिख सकता हूँ, दूसरे में मैं लिख सकता हूँ कि 0 0 0 और फिर लिख सकता हूँ यहाँ से 1 0 0, या फिर ऐसा भी मैं कर सकता हूँ कि यहाँ पर हाफ लिख दूं, हाफ 0 0 और दूसरे में फिर से मैं कर दूं हाफ 0 0। तो ये जो कॉमन चीजें जब रहेंगी ना, तब यहाँ पर चीजें हाँ आपने ठीक कहा कि जो इस टाइप की जो चीजें बनती हैं, एक्चुअली n1 इंटरसेक्शन n2 बराबर 0 सिंगलटन 0 और n1 प्लस n2 इक्वल टू n1 प्लस ही रहेगा, प्लस n2 बराबर यम रहे। तो इस सिचुएशन में इसको बोलते हैं डायरेक्ट सम, इसको बोलेंगे यस डायरेक्ट, सर। ठीक है। और जो लीनियर सम है, लीनियर सम को आपने बताया कि उसको कैसे परिभाषित किए हुए हैं, लीनियर सम को बताइए। सर एक एग्जांपल बता रहे हैं, वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा है ऐसे कि ए बी सी लिखते हैं, ए बी सी इक्वल टू क्या चीज? स्मॉल ए बी सी लेते हैं 3 टपल से, एक सेकेंड, कॉमा बी, स्मॉल ए कमा बी, हाँ कॉमा सी कर दीजिए सर, इसमें ए बी सी 3D में लेते हैं सर। हाँ ये तो मैं समझ ही पा रहा हूँ, हाँ ए बी सी, और सर उसको इक्वल हम क्या लिख सकते हैं कि ए बाई 2 कॉमा बी हाँ 0 प्लस ए बाई 2 कॉमा 0 कॉमा सी, एक तरह से रिप्रेजेंट कर पाए, प्लस करिए सर 0। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो इसको बोला तो ये गया था बता कि रहे हैं ना कि एक हाँ 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 हाँ, मतलब कि दो तरह एक से सेकेंड, लिख अच्छा, सकते हैं जो। इसको बहुत तरीके से लिखा जा सकता है, तो इसको बोल रहे हैं कि ये लीनियर सम है ना। यस सर, ये लीनियर सम है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं इसको थोड़ा देख करके वेरीफाई कर लूंगा कि यहाँ पर क्या मीनिंग है और फिर यहाँ पर क्या मीनिंग है, यहाँ पर लीनियर सम का क्या मीनिंग है। यहाँ पर जो लीनियर सम लिखा है इसमें तो कुछ अलग से कहा जा रहा है, द लीनियर सम ऑफ फैमिली इज डिफाइंड बाई, इस प्रकार से डिफाइंड करके बस छोड़ दिया। आगे फिर बताया जा रहा है कि द लीनियर सम ऑफ फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल इज सेट टू बी इंटरनल डायरेक्ट सम, ठीक है। ये जो लीनियर सम है उसको हम इंटरनल डायरेक्ट सम कहेंगे ऑफ एम इफ फॉर एनी एक्स, इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है यूनिक तरीके से, तब यहाँ पर सम लगा दिया है। ठीक सर है बट देखिए, हम, हेलो सर। हाँ बोलिए। सर पर हम लोग डायरेक्ट सम में तो एलिमेंट्स को यूनिकली ही एक्सप्रेस करते हैं ना। हाँ डायरेक्ट सम में तो यूनिक रिप्रेजेंट करते हैं, वही तो यहाँ पर डायरेक्ट सम बताया गया है। लेकिन वो उनका क्वेश्चन है कि ये लीनियर सम अलग है, मतलब एक एक दो चीजें होती हैं, एक होता है डायरेक्ट सम और दूसरा चीज होता है लीनियर सम, ठीक है। तो लीनियर सम अलग होता होगा, ठीक है, मैं उसको देख लूंगा, देख करके वेरीफाई कर लूंगा। लेकिन सर फिलहाल हाँ बोलिए। सर बोलिए। हम लोग डायरेक्ट सम का डेफिनेशन भी तो यही जानते हैं कि अगर लीनियर सम को यूनिटली किया जाए तो वही डायरेक्ट सम होता है, तो यहाँ पे भी तो वही चीज है। हाँ हाँ, वो वही वाली चीज है यहाँ पर। बशर्ते है कि ये मुझे थोड़ा सा वेरीफाई करना होगा कि लीनियर सम जो वर्ड यूज किया है, एक्चुअली ये लीनियर सम लिखा जरूर है, लेकिन ये है क्या, डायरेक्ट सम। यहाँ देखिए नीचे लिखा है इंटरनल डायरेक्ट सम है, ठीक। तो लीनियर सम का डेफिनेशन अब मुझे देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कि लीनियर सम का डेफिनेशन क्या है। एक सेकेंड, यहाँ पर कहीं सर पर लिखा लीनियर है। सम वो होता है, हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ समझ में आ गया, रुकिए रुकिए मैं बता देता हूँ। सर मैंने शेयर किया है। हाँ हाँ हाँ, लीनियर सम मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। इन्होंने डेफिनेशन भेजा हुआ है मुझे, तो अब मेरा दिमाग काम कर गया। देखिए, लीनियर सम का सिंपल मतलब होता है कि अगर W1 प्लस W2 में जोड़ दूं तो ये लीनियर सम है, कि ए एक्स प्लस वाई टाइप का होगा और एक्स एलिमेंट आएगा W1 से और फिर
W जो Y एलिमेंट है वो W2 से आएगा, इसी को हम बोलेंगे लीनियर सम। लेकिन अगर जो डायरेक्ट सम की बात की जाती है तो एक्चुअली ये जो टर्म बना रहा है ना, फर्स्ट टाइम लीनियर सम ही बना रहा है, फर्स्ट टाइम में लीनियर सम ही बना रहा है, लेकिन जो उसमें चीज जोड़ दिया कि यूनिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो यूनिकली रिप्रेजेंट करने की वजह से फिर इनका इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन W2 का वैल्यू सिंगलटन 0 होना पड़ेगा, और होने की वजह से या यूनिक कह दिया जाए तो इसकी वजह से इसका इंटरसेक्शन सिंगलटन 0 होना पड़ेगा, या तो इसका इंटरसेक्शन हम सिंगलटन 0 ले लें तो वो यूनिक हो जाएगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में फिर हम बाद में कह सकते हैं कि वही टर्म क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सम हो जाएगा। यस सर। लीनियर सम को अलग से कुछ विशेष चीज मत समझिए, लीनियर सम का मतलब बस यही है कि W1 W2 दो ठो जोड़ना है, तो पहला एलिमेंट इसका ले लेते हैं, दूसरा एलिमेंट इसका ले लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, बस यही है लीनियर सम। तो इसमें तो बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि लीनियर सम है तो क्या है। और सिर्फ लीनियर सम देखिए, ये पूरी डेफिनेशन जो यहाँ पर लिखी गई है ना, वो पूरा डेफिनेशन यहाँ से ले करके यहाँ तक है, पूरा का पूरा। सिर्फ इतना ही नहीं है कि लीनियर सम बस कह दिया बस रुक जाइए, लीनियर सम क्या है कि जोड़ना तो डायरेक्ट सम में भी तो जोड़ना ही होता है। अगर मैं कहूँ W1 प्लस W2 तो आप क्या कहते हैं, कहते हैं कि x प्लस वाई टाइप का एलिमेंट, x आए W1 से और y आए W2 से, यही डेफिनेशन तो इसका भी तो होता है ना। लेकिन संयोग इसमें ये है कि इसमें एक एडिशनल चीज छुपा हुआ है कि W1 इंटरसेक्शन W2 का वैल्यू सिंगलटन 0 है, इसकी वजह से ये जो रिप्रेजेंटेशन है यूनिक हो जाता है। तो चाहे तो इसका इंटरसेक्शन सिंगलटन 0 लेके चलिए तो यूनिक हो जाएगा, या तो यूनिक लेके चलिए तो ये हो जाएगा। और डायरेक्ट सम को यहाँ पर मतलब कि चाहे जैसे आप सोचिए, लेकिन डायरेक्ट सम एक्चुअली यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ डायरेक्ट सम यूज नहीं हो रहा है। जब एक कह दिया कि रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगा तो ये समझ जाइए कि ये क्या है, डायरेक्ट सम है, लीनियर सम नहीं है। लेकिन बिगिनिंग कैसे करेंगे, लीनियर सम से ही करेंगे। यस सर। ठीक है, चलिए ठीक है, तो फिर आगे देखिए, ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल था यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल जेड मॉड्यूल का तो मैं ये आपको बताया था, या यहाँ पर देखिए यही 024 और 06 ये दो ठो सब मॉड्यूल ले लिया है Z6 का, क्योंकि Z6 के अंदर 0 1 2 3 4 5 ऐसे आएंगे, तो इसके दो सब मॉड्यूल बनाइए 024 03। अब इन दोनों का सम करेंगे तो 6 आ जाएगा। कौन सा सम, इंटरनल डायरेक्ट सम करना है। और वैसे भी इसका इंटरसेक्शन देखिए, इंटरसेक्शन सिंगलटन 0 है। अगर मैं यहाँ पर N1 इंटरसेक्शन N2 करूँ तो इसमें सिंगलटन 0 है, और सिंगलटन 0 होने की वजह से ऐसा हो जाएगा। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, जिसको नहीं समझ में आएगा वो बोलेगा। देखिए दूसरा एग्जाम्पल में एक मैट्रिक्स लिया है m क्रॉस n की, लेकिन जो RI लिया है ना, ये लिखते समय थोड़ी सी इनको नहीं सही है, लिखते समय कोई दिक्कत नहीं है। RI लिखा गया है तो पहले ये जो मतलब रो के ध्यान में दीजिए, इसे थोड़ा सा ये सही तरीके से नहीं लिखे हैं, इसे लिखना चाहिए था ऐसे RI बराबर, इसमें एलिमेंट जो होंगे इस प्रकार से होंगे कि n क्रॉस n तो है ही, लेकिन इसमें आईवें रो में ये होगा AI1 AI2 और फिर AIN, और बाकी ऊपर भी 0 0 0 होंगे, नीचे भी 0 0 0 होंगे। तो इस सिचुएशन में अगर मैं R1 की बात करूंगा ना, तो R1 की बात करूंगा तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में A11 A12 A1N होगा। इसी प्रकार जब आप R2 की बात करेंगे तो इसमें सेकंड पहले में 0 0 0 हो जाएगा, दूसरे में आएगा 21 22 2N। ऐसे ही आप लास्ट में जब आर्यन की बात करेंगे तो ऊपर सब 0 0 0 रहेगा, नीचे आएगा AN1 AN2 और ANN। अब सबको ऐड कर देंगे एक साथ तो पूरा का पूरा मैट्रिक्स बन जाएगी। कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, ऐसे जो बनता है A11 से लेके A1N तक, A2N से लेके A2N तक,
AN1 से लेकर के ANN तक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर देखोगे ना तो जो कॉमन की बात करेंगे ना तो किसी भी रैंडम 2 को कॉमन ले लीजिए तो 0 0 ही कॉमन मिलेगा। जैसे कि आप R1 ले लो, R1 में फर्स्ट रो है, बाकी नीचे सब 0 है। R2 में ले लो, सेकंड रो है, बाकी सब 0 है। जब दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन करेंगे तो यही जब 0 होगा पर्टिकुलर केस, तभी ये कॉमन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में ये लीनियर सम से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इनमें इंटरसेक्शन जो है सिंगलटन 0 है, इसलिए ये यूनिकनेस प्रॉपर्टी अपने आप ला दे रहा है। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्ट सम बोलेंगे। अब देखिए Z4 को कहा जा रहा है कि Z4 एज Z मॉड्यूल कैन नॉट रिटेन इन इंटरनल डायरेक्ट सम बिकॉज Z4 हैज ओनली वन प्रॉपर सब मॉड्यूल 2 4। ठीक है, देखिए Z4 में क्या होता है, Z4 में 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, बस इतने होते हैं। इसका आपको पता है कि इसका ऑर्डर 4 है। 4 को कौन डिवाइड करेगा? 4 को डिवाइड करेगा 1 2 4। एक ऑर्डर का तो एक है, सॉरी एक, हाँ, और 4 ऑर्डर में खुद Z4 ही है। इसके पास प्रॉपर सब ग्रुप कौन सा है? केवल और केवल टू ऑर्डर का है। तो 2 ऑर्डर का बनाने के लिए हमारे पास ये 0 और 2 लेना पड़ेगा, तभी दो को 2 बार जोड़ेंगे तो 4 होगा और फिर 0 दे देगा। तो इसके पास सिंगलटन प्रॉपर सब ग्रुप है। लेकिन यहाँ ऊपर देखिए, ऊपर जो Z6 था, इसके पास ये 2 प्रॉपर सब ग्रुप थे। प्रॉपर का मतलब होता है कि 0 से बड़ा हो और Z6 से छोटा हो, तो यही दोनों हैं। एक में 024 है, एक में 3003 है, तो ये दोनों प्रॉपर हैं। लेकिन यहाँ जो Z4 में है, Z4 में केवल एक ही प्रॉपर बन रहा है, इसलिए दूसरा मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्ट सम बनाना मुश्किल है। समझ में आ रहा है? बोलिए। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। और बाकी यहाँ जो चौथा है, कह रहा RX मॉड्यूल। देखिए RX क्या है ना कि ऑल पॉलिनोमियल है, ए सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल जिसका मल्टीप्लायर R से जाएगा। मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट A0 प्लस A1x प्लस A2x। अच्छा आप बताओ, यहाँ से चीजें कुछ क्लियर होंगी। आप बताओ कि जो पॉलिनोमियल होता है, क्या पॉलिनोमियल, अच्छा पॉलिनोमियल को डिफाइन करिए, क्या होता है? इस टाइप का कोई रिप्रेजेंटेशन हो, A0 प्लस A1x प्लस, अनंत तक जाएगा तो नहीं रह पाएगा। पॉलिनोमियल का मीनिंग ही होता है कि फाइनाइट डिग्री हो। M तक क्या हुआ? सर, M तक ही ले जाए। आवाज ये नहीं क्लियर हो पाता है आपका। सर n तक सर बोल रही थी, n तक जाने के लिए। हाँ, यन तक जाने के लिए अगर आप यन तक जाएंगे, ठीक है, अगर यन तक जा रहे हैं, मतलब कोई फाइनाइट नंबर तक जा रहे हैं, तो वो पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि मैं कह दूं कि 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x³ ये पॉलिनोमियल है। लेकिन मैं कहूं कि ये बढ़ता जाए, ऐसे x4 x5 अनंत तक जाए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल डिफाइन ही होता है कि उसकी एक डिग्री एग्जिस्ट करनी चाहिए, और डिग्री एग्जिस्ट करने के लिए केवल फाइनाइट टर्म ही होने चाहिए, तभी पॉलिनोमियल बन पाएगा। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर A1x AX2 और फिर AN(x) के पावर n ऐसे करके, और जो भी AI होगा वो रियल से आएगा। इस प्रकार का ये सेट है। तो ये जो है प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप बना लेता है, और डॉट भी करेंगे। तो चूंकि इसमें एडिटिव इनवर्स, सॉरी, इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स खोजना मुश्किल है, तो इसमें क्लोजर हो जाता है, एसोसिएटिव हो जाता है, चाहेंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी भी आ जाती है, सॉरी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ सकता है, क्योंकि सिंगलटन 1 ले लीजिए तो सब में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक तरीके से मॉड्यूल बना लेता है।
ठीक है, मॉड्यूल होने के लिए किसी m को प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप, डॉट के साथ सेमी ग्रुप होना चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप घर पे करके देख सकते हैं। और तो ये आर मॉड्यूल है। तो अब इस सिचुएशन में जो यहाँ पर बनाया जा रहा है, ऐसे समझिए कि आर के बनाया गया, इसमें कहा गया कि ए एक्स के, मतलब इसमें केवल जैसे कि मैं कह दूं कि आर जीरो में ले लूं, ठीक है, आर जीरो में ले लूं तो ए और एक्स के पावर 0, और ये जो ए है वो आर में होगा, ठीक है, इतनी चीजें होंगी। अब आपको पता है कि x0 1 होता है, तो यहाँ से बन जाएगा a, और a बिलोंग करेगा r में, तो पूरा का पूरा r हो जाएगा। ऐसे ही जब आप r1 डिफाइन करेंगे तो कहेंगे कि a x के पावर 1, तो x हो जाएगा, और यहाँ पर a बिलोंग करेगा r में। तो यहाँ पर सिंगल पावर वाला, यानी कि सिंगल पावर वाला जो पॉलिनोमियल है वो मिलेगा, सिंगल पावर और सिंगल टर्म वाला। ऐसे ही R2 की बात करेंगे तो उसमें ax स्क्वायर होगा। तो ऐसे सब में एक एक टर्म बढ़ रहा है, तो सारे एक एक को जब तक जोड़ेंगे नहीं, इस प्रकार से RK को जब तक जोड़ेंगे नहीं, और I बिलोंग टू या K बिलोंग टू K इन I, तब तक पूरा ये RX नहीं बनेगा। तो अब देखिए, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट बनाना है इसके अंदर, तो क्या इसके अनंत पदों को जोड़ना होगा? नहीं सर, फाइनाइट नंबर। अनंत पदों को जोड़ेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये जो RX बना है ना, ये पॉलिनोमियल रिंग है, और पॉलिनोमियल रिंग में प्रत्येक पद का टर्म फाइनाइट होता है। तो इसमें से मुझे जब बनाना होगा तो इसमें से केवल फाइनाइट एलिमेंटों को, मतलब फाइनाइट RK को ले करके ही एलिमेंट बनाएंगे। जैसे कि आपने कहा कि x1 प्लस एक्स स्क्वायर ये इसमें है, तो मैं कहूंगा हाँ, तो रिप्रेजेंट कैसे होगा, तो मैं कहूंगा कि ऐसा करो कि यहाँ पर R0 में देखो a है, इसमें 1 होता है, रिंग विथ यूनिटी होगा तब, तो 1 है तो यहाँ से 1 निकाल लिए। R1 में ax है, तो a का मान अगर मैं 1 भर दूं तो यहाँ से x निकल गया। R2 में ax स्क्वायर है, a का मान 1 भर दूं तो यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं तीनों को जोड़ दूं तो ये फिर इसमें आ जाएगा। तो आपने इन केवल फाइनाइट का ही यूज किया ना, ठीक है। तो इस तरीके से भले के बिलोंग टू आई लिखा है और आई इनफाइनाइट हो, लेकिन इसका प्रत्येक एलिमेंट आर के, जितने भी आर के हैं उनमें से केवल फाइनाइट को लेकर के आप ऐड कर लोगे तो कोई भी पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसलिए इसका कंसेप्ट ऊपर से ही फाइनाइट करके लिखा है। और यूनिकली इसलिए होगा क्योंकि सारे के सारे सिंगल डिग्री वाले R1 में है, 2 डिग्री वाले सिंगल टर्म और 2 डिग्री वाले टर्म R2 में है, और यहाँ पर R0 में कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म और कहीं मिलेगा ही नहीं, तो पक्का है कि किसी में कांस्टेंट आएगा तो केवल यहीं से आएगा। अगर किसी में 1 डिग्री का आ रहा है तो R1 से ही जाएगा, किसी में 2 डिग्री का जा रहा है तो पक्का है कि R2 से ही जाएगा। तो ये फिक्स है कि यूनिक हो जाएगा, इसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ऐसा कुछ लग रहा है कि ऐसे ही घालमेल हो रहा है, बताइए। तो समझ में आ रहा है सर। और लोगों को क्लियर है ना कि यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगा कि नहीं, यहाँ पर यस सर। यस सर। होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए चीजें यहाँ पर समझ में आ रही होंगी। तो इसी के बेस पर फिर आगे भी चीजों को देखिए। अब देखिए, एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आ रहा है जो ये बताता है कि जो आपने अभी इंटरनल डायरेक्ट सम पढ़ा और अभी कुछ समय पहले पढ़े थे एक्सटर्नल डायरेक्ट सम, ठीक है। एक्सटर्नल डायरेक्ट सम कैसे पढ़े थे, ऐसे पढ़े थे कि यम आई हो और यहाँ प्लस करके गोला बना दें और आई के गोले के नीचे ऐसे लिख दें और यहाँ आई कर दें, तो इसे बोलते हैं एक्सटर्नल डायरेक्ट सम। और अभी जो इंटरनल सम पढ़े एन आई का, वो क्या था, वो था ऐसे एन आई और आई बिलोंग टू आई, ठीक है। ये अलग सिंबल है, ये अलग सिंबल है, लेकिन यहाँ जो थियरम बनेगा वो थियरम ये बताता है कि दोनों आइसोमॉर्फिक होते हैं। देखिए, ये जो दोनों हैं वो क्या है, आइसोमॉर्फिक हैं, तो ये काफी अच्छा थियरम है।
इसमें ये जो लिखा है रिलेशन बिटवीन बी बाई डब्ल्यू को बिटवीन कुछ लोग लिखते हैं, ठीक है। पता नहीं ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है बी बाई डब्ल्यू बिटवीन की नेशनल है कि पर्टिकुलर लोकल है। मैं 2-3 जगह पढ़ा हूँ, जैसे यूपी कॉलेज में भी ऐसा लोग लिखते थे, और लोग भी लिखते हैं। अब इसे ऑनलाइन खोजना होगा कि बी बाई डब्ल्यू सच में बिटवीन है कि लोकल स्तर पर 2-4 लोग लिखते हैं तो इसलिए सभी को लिखना पड़ता है। आप लोगों को क्या लगता है? तो सर्च करें? बाद में सर्च करिएगा, सर्च करके बता दीजिएगा, क्योंकि कुछ सिंबल ठीक बड़े है सर। स्तर के होते हैं। अगर होगा तो अच्छा होगा। तो ठीक है, तो इंटरनल डायरेक्ट सम और एक्सटर्नल डायरेक्ट सम, तो देखिए मान लीजिए लेट कर लीजिए कि यम बी ए आर मॉड्यूल और एन आई क्या है, बी द फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल ऑफ यम। तब क्या क्या कहा जा रहा है? द इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ द फैमिली इज, ये जो आगे प्लस लगाया है ना, ये कुछ मीनिंग नहीं है, बस यही वाला मेन तो यही समेसन वाला है जो कि हम पीछे भी पढ़े हैं, वही समेसन वाला है और यहाँ प्लस लगा दिया गया है, ठीक है। अगर ये प्लस नहीं लगाते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, नहीं, लेकिन है दिक्कत क्योंकि लास्ट में वहां पर ऊपर लगा दिया गया था। देखिए यहाँ पर ये जो लिखा गया है ना, इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहिए, क्योंकि ये जो टर्म लिखा है ये इंटरनल डायरेक्ट सम है। तो इंटरनल डायरेक्ट सम को तो प्लस से डिनोट किए हैं, तो इसे इन्हें लिखना चाहिए यहाँ पर, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है। या तो इसे ऐसे लिख देते एन आई और आई बिलोंग करे कैपिटल आई में, इतना तो यहाँ पर लिख ही दिए हैं। लेकिन चूंकि ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो दूसरे शब्दों में डायरेक्ट सम ही है, इसलिए इसके बाहर ये प्लस लगाना ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, हमें लगता है टाइपो मिस्टेक, तो इसको ऐसे आप करके यहाँ पर पीछे प्लस लगा दीजिए तो ये अच्छा हो जाएगा, और यही वाला टर्म नीचे यूज किया गया है यहाँ पर, यही वाला टर्म, ठीक है। कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, और एंड द एक्सटर्नल डायरेक्ट सम ऑफ द फैमिली ऑफ एन आई, ये पहले से ही आपको को पता है, क्योंकि एम आई में बता चुका हूँ। इसके आगे प्लस लगा के आई को नीचे करके ऐसे बोल देते हैं, आई बिलोंग टू आई, ठीक है। तो ए टर्म में एक यहाँ हो गया, एक यहाँ पर हो गया। तो ए एक एक्सटर्नल है, ये जो प्लस वाला ए एक्सटर्नल है, और जो अभी जो समेसन वाला प्लस समेसन है ये इंटरनल है। तो ये दोनों क्या यहाँ पर दिख रहे हैं? आइसोमार्फिक। यहाँ पर देखिए ये आइसोमार्फिक का सिंबल है, तो यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए क्या क्या आपको पहले पता है? देखिए एनजे तो पता ही है, जितने भी एनआई हैं, एनआई और आई बिलोंग टू आई, तो इसमें से किसी एक एनजे को ले लीजिए, तो एनजे पता है। और जो ये डायरेक्ट सम है यहाँ पर ये एक्सटर्नल डायरेक्ट सम है, जो कि मैपिंग बनी थी आईजे करके, तो ये एक्सटर्नल डायरेक्ट सम है और ये इंटरनल डायरेक्ट सम है। तो देखिए अभी आपने एक थ्योरम पढ़ा था 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, यानी कल, कि यहाँ पर मैं mj रख देता हूँ और यहाँ मैं रख देता हूँ प्लस ऑफ mj mi, प्लस ऑफ mi आई बिलोंग टू आई, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी मैं m डैश रख देता हूँ, और यहाँ से यहाँ पर जो भी मैपिंग है वो है ij, और यहाँ से यहाँ पर जो मैपिंग है ये आर होमोमॉर्फिज्म है, आर होमोमॉर्फिज्म, और इसका नाम जो लिखा गया था आई जे डैश, ठीक है। अगर ए जो यम डैश है एनी मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है, इसमें सॉरी एनी मॉड्यूल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। इतना चीज होने के बाद कहते हैं कि एक एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट ये फाई जो होमोमॉर्फिज्म होगा प्लस डायग्राम कम्यूटेटिव होगा, ठीक है। तो डायग्राम कम्यूटेटिव होने का मतलब क्या हुआ? फाई यहाँ पर एक सेकेंड, फाई के साथ फाई ऑफ आईजे बराबर आईजे डैश, ऐसा ऐसा आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ जो यम डैश के लिए है ना, यम डैश के लिए बताया गया है कि एनी मॉड्यूल हो सकता है,
ठीक, तो एनी मॉड्यूल हो सकता है। तो यहाँ पर जो ये टर्म है प्लस एम वाला प्लस एन वाला, ये जो टर्म है हम इसको, ये तो एज ए मॉड्यूल ही है। अच्छा, एक चीज बताइए कि सब मॉड्यूल का डायरेक्ट सम जब करेंगे तो खुद मॉड्यूल बनेगा कि नहीं बनेगा? इंटरनल डायरेक्ट सम ऐसा कहीं दिखाया नहीं गया है। मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए Yes, बनेगा कि नहीं? बन जाता बनेगा। है, ठीक है, ठीक है, बन जाता है। बना करके देख लीजिएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे कि R3 वाला जो मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, N1 N2 और N3, इसमें जो मैं लिया हूँ, तो क्या लगता है कि N1 प्लस N2 प्लस N3 को मैं अगर जोड़ दूं, इस प्रकार से मैं इसको बना दूं, सपोज करिए कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ m इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है। तो या ऐसे में कर दूं, समेशन ni कर दूं, i बराबर 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सम हो जाता है क्योंकि ये इक्विवेलेंट है। यम जो आएगा वो इक्विवेलेंट है तीनों के सम के, क्योंकि ये पहले प्लेस को कवर करेगा, दूसरे प्लेस को कवर करेगा, ये तीसरे प्लेस को कवर करेगा, ठीक है। तो तीनों प्लेस कवर हो जाएंगे तो दोनों इक्विवेलेंट होंगे, तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। आइसोमॉर्फिक होगा तो सारी प्रॉपर्टी इसकी और इसकी मैच कर जाएगी, तो ये बनाएगा, ठीक है। तो ये मॉड्यूल मॉड्यूल बनेगा। तो जो यहाँ पर टर्म होता है पिछले थ्योरम में, उस थ्योरम का एक नाम है, क्या नाम है बताइए? आपके सिलेबस में भी मेंशन है, यूनिवर्सल, हाँ, यूनिवर्सल यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट सम, ठीक है, ये नाम है। इसमें यही चीज यहाँ पर बताया गया है कि फैमिली हो मॉड्यूल की, और यहाँ पर एक्सटर्नल डायरेक्ट सम है, और ए एक आई जे डैश यम जे से एनी मॉड्यूल, यहाँ पर है लेट यम डैश बी एनी आर मॉड्यूल, इस पर एक आर होमोमॉर्फिज्म हो, तब विथ रेस्पेक्ट टू नेचुरल इंजेक्शन आई जे, जो यहाँ से यम जे से इस पर जाता है, ये नेचुरल इंजेक्शन है, ठीक है, नेचुरल इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में फाई एक एग्जिस्ट करेगा, जो समेशन, जो डायरेक्ट सम, एक्सटर्नल डायरेक्ट सम ऑफ एम आई टू एम डैश पर जाएगा, और ये डायग्राम कम्यूटेटिव भी होगा, ठीक है। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, इसका नाम है यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट सम। तो इसी थियरम से यहाँ पर जो यम डैश है, यम डैश के जगह पर हम समेशन एन आई रख देंगे, और इसके पहले समेशन ए लगा देते हैं क्योंकि डायरेक्ट सम हो चुका है यूनिक की वजह से, ठीक है। तो अब इन्हीं में मैं एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किया गया है, कुछ चीजें को मैनेज करना है, उसी के हिसाब से बाकी चीजों को प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ से चीजें मैं इसको खत्म कर देता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम से मैं 10 मिनट और लगेगा, क्योंकि देखिए इस थ्योरम के बाद में ना, ये थ्योरम जैसे ही खत्म होगा, इसके बाद में आ जा रहा है फ्री मॉड्यूल। तो कल से हम आप लोगों को फ्री मॉड्यूल पढ़ाते हैं, तो पहले इसको खत्म कर देते हैं। इसमें छोटा ही चीज है, देखिए इसमें, देखिए जब बात की जा रही है प्रूफ की ना, तो इसको आप समझिए पहले कैसे कैसे चीजें होंगी। जैसे कि मान लीजिए ये जो एनजे है, और यहाँ पर एन आई है, लेकिन एन आई कितना होगा? जैसे कि N1 होगा, N2 होगा, फिर N3 होगा, ऐसे करके जाते जाते लास्ट में प्लस एनजे होगा, इसके ऐसे फिर ऐसे बढ़ता रहेगा। आई है तो इसमें लिमिटलेस होंगे, तो ऐसे बढ़ाते जाइए एन इन्फिनिटी तक, आगे भी जो भी होगा। तो इसमें का कोई एलिमेंट अगर आप यक्स पकड़ेंगे ना, तो इसमें ले जा करके 0,0,0 ऐसे करके लास्ट में यहाँ यक्स और बाकी 0,0,0 ऐसे कर देता है, ठीक है। तो ये इंजेक्टिव मैप होता है, क्योंकि यक्स को जेवे में है तो ये जेवे प्लेस पर ले जा करके बाकी उसके पहले 0 उसके बाद 0 सबको ऐसे बनाता है। और ये जो बड़ा सा लिखा है टपल में, इसी को यफ कहते हैं, और ए एफ परिभाषित होता है इस प्रकार से कि इसको एफ आई कहेंगे, और इसमें कहेंगे कि जब आई जे के बराबर होगा तो यक्स
और जब i नॉट इक्वल टू j होगा तो 0। ऐसा पढ़ चुके हैं पीछे, यस सर। ठीक है। यस सर। सर हाँ बोलिए। सर दिख नहीं रहा है, स्लाइड विजिबल नहीं हो रहा है, तो फिर आगे के लिए स्लाइड नहीं विजिबल हो रहा है, रुक जाइए 2 मिनट, फिर से डिस्कनेक्ट होइए, ज्यादा नहीं 5-7 मिनट और होइए डिस्कनेक्ट, फिर